नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे डेली यूट्यूब और फेसबुक के लाइव ग्रुप डिस्कशन में। तो आज हम लोग का जीडी कौन सा दिन है? 23वां दिन है ना? कौन सा दिन है? 23वां। तो 23वां दिन में सबसे पहले हम लोग जो क्या फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे ना, तो फिजिक्स में हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 खत्म नहीं हुआ था, तो उसी के हम लोग आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था फिजिक्स में वो खत्म नहीं हुआ था, उसी को कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा। अच्छा बताइए, विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। पूछेगा विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। पूछेगा विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। बस समझ मारो ना आएगा। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट। चलिए अब बताइएगा, ये जो विभव है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W बाय Q होता है। V बराबर W बाय है ना। इसको जूल पर कूलम, इसको क्या बोला था? जूल पर कूलम या वोल्ट। जूल पर कूलम या वोल्ट बोला जाता है ना। जूल पर कूलम या वोल्ट बोला जाता है। यहाँ लाइव कहाँ दिखा रहा है? शेड्यूल तो नहीं है। तुम अपना देखो, राहुल तुम अपना देखो, देखो संगम लाइव चल रहा है, समझ नहीं चल रहा है। यूट्यूब मारो सर्च, फेसबुक में देखो, फेसबुक में देखो। रुको ना, डाटा नहीं चल रहा तुम्हारा? क्या बोला? रुको रुको रुको, बहुत स्लो चलता है तुम्हारा में। रविशंकर नहीं चल रहा है, क्या बोला? चलिए, वो क्या कह रहे? चलो अच्छा, सानवी पूजा करते हैं, सानवी पूजा देखते हैं। पूजा में PUJ मारो ना। नहीं लो सर, एयरटेल भी फोन है चलिए बात। हाँ हेलो, अरे बोल रहे थे वही रथ के बारे में बोल रहे थे, आपके पास है अवेलेबल क्या? संगम वो नेट कनेक्शन दिखा भी सकते हैं, सुनो नेट कनेक्शन दिखा है तो मोबाइल डाटा चल के तो नहीं सही तो नहीं चली तो हमारे डाटा किलो हमारा रिचार्ज करना पड़ते हैं। हां ना रिचार्ज करंट चला भाई, काटे देना भाई। जियो में कल में रिचार्ज मतलब जियो को देना जी। अच्छा हटा, आज कोई ना वीडियो बना रिकॉर्ड है, चल ठीक है चल। अच्छा हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट किए थे ना। चलिए इलेक्ट्रिसिटी में आगे देखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में आगे देखते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों का कहाँ तक हो गया था? गैल्वेनोमीटर तो हो गया था। कहाँ तक? गैल्वेनोमीटर। आज हम लोग को व्हीट स्टोन सेतु पढ़ना। क्या पढ़ना? व्हीट स्टोन। अच्छा बताइए व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? बोलिए तो। हाँ, व्हीट स्टोन जो ब्रिज है वो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक क्या है? युक्ति है। पूछेगा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक युक्ति है। चलिए, अच्छा व्हीट स्टोन सेतु में जब प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, क्या होगा? शून्य। व्हीट स्टोन सेतु में जब प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? आया ला भाई मेरा। जब व्हीट स्टोन सेतु में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो क्या होगा? P/Q बराबर R/S या P/S बराबर R/Q होता है ना। P/Q बराबर R/S या R/S बराबर P/Q है ना। अगर ये संतुलन में है, अगर सेतु संतुलन में है तो क्या होगा? प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। क्या होगा? प्रवाहित धारा का मान 0। अगर सेतु संतुलन में है तो प्रवाहित जो धारा होगा उसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। कितना होगा? 0 होगा, है ना। अगर सुनिए, अगर सेतु संतुलन में, कैसा है? संतुलन में, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। पूछेगा कि अगर सेतु संतुलन में, किस में है? संतुलन में। आ गया ना। अगर सेतु संतुलन में है, जो प्रवाहित धारा है उसका मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए ये हो गया था ना। अब हम लोग अच्छा बताइएगा कि शक्ति, अब हम लोग शक्ति के बारे में पढ़ते। किसके बारे में? शक्ति। किसके बारे में? शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होता है बोलिए तो? जानते हैं शक्ति? P बराबर, हाँ P बराबर W। मेन जो फॉर्मूला शक्ति क्या है? P बराबर W/T। यानी शक्ति क्या होता है? एकांक समय में खर्च किए ऊर्जा, है ना। मतलब प्रति यूनिट टाइम में जो ऊर्जा खपत होता है,
पर यूनिट टाइम में जो ऊर्जा खपत होता है ना, एकांक समय में जो ऊर्जा खपत होता है उसको क्या बोलते हैं? शक्ति। तो पूछेगा शक्ति क्या होता है? एकांक समय में जो ऊर्जा खर्च किया जाता है, एकांक समय में जो ऊर्जा खर्च किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? शक्ति। क्या बोलेंगे? शक्ति। पूछा जाएगा शक्ति किसको बोलते हैं? एकांक समय में जो खर्च की गई ऊर्जा होती है या कार्य करने की दर, कार्य करने की दर या कार्य करने की दर, वही हुआ दर, कार्य करने की दर, उसको क्या बोलेंगे? शक्ति। क्या बोलेंगे? शक्ति। यानी इसका फॉर्मूला क्या? P बराबर W बटे T, P बराबर W बटे T है ना, W बटे T। चलिए हो गया ना, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड है ना, इसको क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे ना। चलिए अच्छा, कार्य का और भी फॉर्मूला P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI होता है ना, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, P बराबर I स्क्वायर R, आप P बराबर V स्क्वायर बटे R भी होता है, ठीक है ना। शक्ति का 3-4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहा कि वो न्यूमेरिकल बनेगा उससे, है ना। शक्ति का जो 4 फॉर्मूला है, चारों को याद रखना, 4 उसका बनेगा न्यूमेरिकल। एक फॉर्मूला था P बराबर W बटे T या mgh बटा T भी होता है, या P बराबर VI भी होता है, या P बराबर I स्क्वायर R होता है, या P बराबर V स्क्वायर बटा R। 4 को कितना फॉर्मूला होता है? 4-5 को। सुनिए, पहला शक्ति का फॉर्मूला क्या था? P बराबर W बटा T है ना। अच्छा, W को mgh बटा T लिख सकते हैं, इसलिए mgh बटा T। तीसरा हो जाएगा P बराबर VI, चौथा होगा P बराबर I स्क्वायर R, पांचवा क्या होगा? P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये सब क्या? शक्ति का फॉर्मूला। क्या है? शक्ति का फॉर्मूला। अच्छा बताइए, शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। जूल पर सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? वाट। वाट किसको बोलेंगे? जूल पर सेकेंड। यानी ये पूछेगा कि 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल बटे 1 सेकेंड। शक्ति में पूछेगा कि बताइए 1 वाट शक्ति कितना होता है? 1 जूल बटे 1 सेकेंड, 1 जूल बटे 1 सेकेंड। जब 1 जूल बटे 1 सेकेंड लिखेंगे तो उसको क्या लगेगा? 1 वाट, है ना। चलिए अच्छा, एक अश्वशक्ति में कितना वाट था? 746 वाट। कितना वाट? 746। पूछेगा कि एक अश्वशक्ति में कितना वाट था? 746 वाट। कितना वाट था? 746। पूछेगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ राहुल तुम, एक अश्वशक्ति में कितना वाट था? 746। सगुन थोड़ा सा तुम इधर हो जाओ ताकि फोटो आए। हाँ, एक अश्वशक्ति में कितना वाट था? 746। कितना वाट था? 746। चलिए अच्छा, एक मीट्रिक जो अश्वशक्ति होता है 735.5 वाट। कितना वाट? 735.5। पूछेगा एक मीट्रिक अश्वशक्ति कितना होता है? 735.5, 735.5। कोई दिक्कत है? चलिए हो गया ना। पूछेगा एक हॉर्स पावर में कितना वाट था? 746। या पूछो एक मीट्रिक अश्वशक्ति में 735.5, 735.5 वाट होता है। अच्छा ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा में 1.34 HP होता है। कितना होता है? 1.34 HP। पूछेगा 1 किलोवाट घंटा कितना में? 1 किलोवाट घंटा में कितना HP? 1.34 HP, 1.34 HP। 1 किलोवाट घंटा में कितना? 1.34 HP। चलिए ये हो गया ना। शक्ति को दिक्कत नहीं है। शक्ति का पहला क्या होता है? एक, हाँ, कार्य करने की दर को शक्ति, या एकांक समय में खर्च की ऊर्जा को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति फॉर्मूला P बराबर W बटे T या mgh बटे T या VI, P बराबर VI या P बराबर I स्क्वायर R या P बराबर V स्क्वायर बटे R। इसका ऐसा मतलब क्या बोले? वाट। क्या बोलता है? वाट। अच्छा, जूल पर सेकंड क्या बोलते हैं? वाट। चलिए एक और शक्ति में 746 वाट। इतना ही चीज शक्ति से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, SSC हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इतना चीज शक्ति से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो चारों फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला याद रखना है। कहा कि इससे जो रेलवे वाला जो एग्जाम होगा ना, ALP हो, ग्रुप डी हो, उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। चलिए शक्ति हो गया। अब देखिए, बल्ब का पार्श्व श्रेणी क्रम संयोजन, जो बल्ब होता है ना, बल्ब को पार्श्व क्रम में कैसे संयोजित करते हैं या श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, बल्ब का चमक उसके शक्ति का समानुपाती। बल्ब कितना चमकेगा? जितना शक्ति मिलेगा, यानी जितना वोल्टेज आएगा, है ना। बल्ब में जितना वोल्टेज आएगा उतना ही चमकेगा। इसीलिए कहा गया बल्ब का जो चमक है, यानी ब्राइटनेस है, किसके समानुपाती है? शक्ति के। किसके? शक्ति के, यानी स्ट्रेंथ के। किसके? स्ट्रेंथ के। चलिए, इसीलिए P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। क्या होता है? P बराबर V स्क्वायर बटे R। यानी जितना शक्ति आएगा, यानी जितना एनर्जी मिलेगा, है ना, जितना वोल्टेज मिलेगा, बल्ब क्या होगा? उतना चमकेगा। चलिए, जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा उसका पावर अधिक होगा। जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, पावर क्या होगा? अधिक होगा। बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, पावर क्या होगा? अधिक होगा। और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका पावर क्या होगा? कम होगा। जिस बल्ब का प्रतिरोध रेसिस्टेंस अधिक होगा, पावर क्या होगा? उसमें कम होगा। कोई दिक्कत है ना। तो पहली क्या होता है? बल्ब का जो चमक है वो शक्ति का समानुपाती होता है, यानी वोल्टेज बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, यानी उसका ब्राइटनेस बढ़ेगा। लेकिन जिस बल्ब का प्रतिरोध कम उसका शक्ति क्या होगा? ज्यादा। जिसका रेसिस्टेंस कम शक्ति ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा शक्ति कम। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अच्छा, पार्श्व क्रम इसका वोल्टेज होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। सुनिए, P बराबर 1/R होता है। P बराबर 1/R। अच्छा, जिस बल्ब का पावर रेटिंग अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। जिस बल्ब का पावर रेटिंग अधिक होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। और वह अधिक चमकेगा। प्रतिरोध कम होगा तब ना अधिक चमकेगा। चलिए, ये हो गया। चलिए, अब श्रेणी क्रम संयोजन देखिए क्या कहता है।
श्रेणी क्रम में धारा नियत रहता है। श्रेणी क्रम पता है ना, श्रेणी क्रम क्या नियत है? धारा। श्रेणी क्रम में हर जगह धारा का मान समान। श्रेणी क्रम, जब श्रेणी क्रम समूहन करते हैं धारा क्या होता है? हर जगह समान होता है ना। अच्छा, वोल्टेज अलग अलग, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है? धारा अलग अलग, वोल्टेज एक समान। यही कारण है कि हम लोग घर का जो वायरिंग, किसका वायरिंग? घर। हम लोग घर का वायरिंग या घर में कोई भी सामान यूज करते हैं, है ना, कि कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। कहा है? वोल्टेज एक समान। समांतर क्रम क्या होता है? वोल्टेज एक समान होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान। चलिए, अच्छा, श्रेणी क्रम धारा क्या रहता है? नियत रहता है, और वोल्टेज अलग अलग होता है। यानी P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर आता है, यानी P समानुपाती R होगा, P समानुपाती R। इसका मतलब ये हुआ, जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम होगा, जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम होगा, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? अधिक होगा। प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। पावर रेटिंग कम होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, चलिए, अब आता है धारिता। क्या आता है? धारिता। अच्छा, धारिता क्या होता है? बोलिए। कैपेसिटी, इंग्लिश में कैपेसिटी। चार्ज को जो हाँ, स्टोर करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? स्टोर। चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। सिंपल भाषा में समझिए। आप डेफिनेशन देखिए, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक बढ़ाने के लिए, एकांक बढ़ाने के लिए, यानी किसी चालक में उसकी धारिता को, है ना, किसी चालक की धारिता को चालक में विभव को एकांक बढ़ाने के लिए, कितना? एकांक से बढ़ाने के लिए, है ना, जितना आवेश की मात्रा लगता है, जितना आवेश की मात्रा लगता है, यानी किसी चालक की धारिता को, है ना, यानी वोल्टेज को एकांक से बढ़ाने के लिए, यानी एक से बढ़ाने के लिए जितना आवेश की मात्रा लगेगा, जितना आवेश की मात्रा लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? विभव। क्या बोलेंगे? धारिता। क्या बोलेंगे? धारिता। इंग्लिश में कैपेसिटी, इंग्लिश में कैपेसिटी। चलिए, मान लेते हैं किसी चालक को क्यू आवेश दे, क्या देते? क्यू आवेश। मान लेते हैं किसी चालक को क्यू आवेश दे रहे हैं, तो उसका विभव कितना? भी बढ़ता है। कितना बढ़ता है? भी। मान लेंगे हम किसी चालक को क्यू आवेश देते हैं, कितना देते हैं? क्यू आवेश, और उसका विभव भी से बढ़ जाता है, भी से बढ़ जाता है, तो क्या आता है? क्यू समानुपाती भी। क्यू समानुपाती भी, या क्यू बराबर सी भी। सी यहाँ क्या कांस्टेंट आता है? सी क्या आता है? कांस्टेंट। या सी बराबर क्यू बट्टे भी। यही ना सी नियतांक है, जिसको चालक की धारिता कहते हैं। सी बराबर क्यू बट्टे भी, यानी धारिता बराबर क्या हो? कूलम। अच्छा, सी बराबर क्यू बट्टे भी। पूछेगा धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बट्टे विभव। आवेश बट्टे विभव। धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बट्टे विभव। धारिता बराबर आवेश बट्टे विभव, यानी कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, इसी को फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। नहीं तो एक फैराड बराबर क्या होगा? एक कूलम बटे एक, हाँ, वो भी होता है 96,500 कूलम भी होता है। याद दे देगा, एक फैराडे बराबर एक कूलम बटे एक वोल्ट लिख सकता है ना, अगर यूनिट में लिखा जाए, एक फैराडे बराबर एक कूलम बटे एक वोल्ट हो जाएगा ना। चलिए, आप बताइए, ये जो विभव इसका मतलब क्या? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, है ना। ये बताइएगा, ये जो धारिता है वो कैसी राशि है? अदिश की सदिश? अदिश। कैसे राशि? अदिश। पूछेगा कैपेसिटी जो है कैसे राशि है? अदिश। कैसे राशि? अदिश। चलिए, क्लियर हो गया ना। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, या इसी को फैराड बोलते हैं। चलिए, अब देखिए, अगर गोलाकार चालक की हम त्रिज्या बढ़ा देंगे, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अगर गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ा देंगे, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अगर गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ा देंगे तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? पता है, क्योंकि जो गोलाकार चालक की जो धारिता होती है वो सी बराबर 4πε0 R होता है। क्या होता है? 4πε0 R, यानी जो गोलाकार चालक होता है ना, उसकी जो धारिता होती है सी बराबर 4πε0 R। तो यहाँ R क्या होगा? समानुपाती हुआ ना। R जितना बढ़ेगा धारिता बढ़ेगा, इसलिए गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ेगी, धारिता क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? धारिता बढ़ जाएगा। जब हम गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ा देंगे, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। जब गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा? धारिता बढ़ जाएगा। चलिए, अब देखिए, गणना करने पर जो पृथ्वी की धारिता कितना? 711। कितना? 711। जब गणना करेंगे तो पृथ्वी की धारिता कितना है? 711 म्यू एफ। 711 म्यू एफ। लेकिन पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? कितना होता है? अनंत। सुनिए, पृथ्वी की धारिता मुख्य रूप से अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। सुनिए, और गणना करने पर पृथ्वी की धारिता कितना लिखा? 711। पूछेगा गणना करने पर पृथ्वी की धारिता कितनी है? 711 म्यू एफ। 711 म्यू एफ। लेकिन जब इस धारिता इसकी होती कितनी है? अनंत। कितना होता है? अनंत। चलिए, और पूछेगा पृथ्वी की धारिता तो अनंत होती है, पृथ्वी की धारिता अनंत, लेकिन विभव कितना होता है? शून्य। विभव शून्य। पृथ्वी की धारिता अनंत, विभव शून्य। पूछेगा पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत, विभव शून्य। विभव कितना होता है? शून्य। पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। चलिए, ये इसमें कोई दिक्कत है ना? पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत, विभव शून्य। गणना करने पर 711 म्यू एफ। चलिए, धारिता को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? जानते हैं किसका? शेयरिंग ब्रिज। किसका? शेयरिंग ब्रिज। पूछेगा धारिता को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? शेयरिंग ब्रिज। कौन सा? शेयरिंग ब्रिज। पूछेगा धारिता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज। चलिए, या शेयरिंग सेतु,
पृथ्वी की धारिता अनंत होती है और पृथ्वी का विभव कितना होता है 0। पृथ्वी की धारिता अनंत, पृथ्वी की विभव 0। पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए धारिता को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, शेयरिंग ब्रिज। किसका यूज करते हैं, शेयरिंग या शेयरिंग सेतु। अब पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, अनंत। अब विभव 0, विभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधारिता क्या था, संधारिता इंग्लिश में कैपेसिटर, इंग्लिश में कैपेसिटर। चलिए यह एक ऐसी व्यवस्था है, कैपेसिटर ही दूसरा है, हाँ अलग था वो। हाँ, ये था कैपेसिटी, ये धारिता था, ये कैपेसिटर है, संधारित है। ये जो पंखा उंखा लगता है ना फैन, उनमें फैन हो गया, ये जितना भी मोटर वाली चीजें, सुनिए जिसमें मोटर हो घूमने वाला चीज हो, उस सब में किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर। किसका, कैपेसिटर का। चलिए इसी को देखते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। क्या कहते हैं, एकत्रित। या हाँ, ये है स्टोर करने वाला, ठीक है ना। ये स्टोर करने का प्रॉपर्टी था, वो क्या था, प्रॉपर्टी, कैपेसिटेंस यानी गुण होता है वो। ये क्या है, हाँ करता है, ये काम करता है। चलिए एक तरह का कंटेनर है, ये नियुक्ति है ना। चलिए कैपेसिटर क्या होता है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को क्या कहता है, स्टोर किया जाता है। क्या कहता है, स्टोर। नहीं, आवेश का जो उपयुक्त मात्रा होता है ना, जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, फैन चल रहा है ना, इस फैन को जितना आवेश की मात्रा होगा, जितना आवेश की मात्रा होगा, वो जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। क्या करता है, स्टोर कर लेता है ना। तो उसके बाद ये चलने लगता है धीरे धीरे, है ना। चलिए यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की मात्रा को, उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। चलिए संधारित्र जो है एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। ये जो कैपेसिटर है एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। पूछेगा क्या कैपेसिटर जो है किस पर काम करता है, एसी और डीसी दोनों पर। तो हाँ, जो कैपेसिटर है एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है ना। कोई दिक्कत है। चलिए देखिए एक चीज ध्यान रखना, एसी डीसी पर दोनों पर तो काम करता है। या डीसी को रोकता है लेकिन एसी को प्रवाहित करता है, डीसी को रोक देता है लेकिन एसी को फ्लो करता है ना। पूछेगा कैपेसिटर जो है किस पर काम करता है, एसी पर, डीसी पर या दोनों पर। तो दोनों पर। अच्छा, डीसी को रोकता है लेकिन एसी को जाने देता है, डीसी को रोकता है लेकिन एसी को जाने देता है। जो कैपेसिटर होता है उसमें डीसी को रोकता है लेकिन एसी को जाने देता है। ये काम दोनों पर करता है। चलिए अब आता है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या आता है, समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए इसमें धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे होते हैं। कितना दूरी पर, डी दूरी पर। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी धारिता क्या होता है, उसका फॉर्मूला है ना। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ना, उन दोनों प्लेट के बीच दूरी कितना होता है, डी। कितना दूरी, डी। जब डी दूरी पर दोनों प्लेट को रखेंगे ना, उनके बीच जो लगने वाला धारिता होगा, जो धारिता होगा उसका, तो क्या होगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों, हाँ पूछेगा समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता कितना होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। चलिए ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसकी धारिता कितना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अच्छा आप देखिए ये जो है ना, ये जो है ये क्या करता है, स्थैतिक ऊर्जा को संचित करता है। क्या करता है, जो स्थैतिक ऊर्जा है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है ना। अगर हाँ अब सुनिए, ये पूछा जाता है अगर हम एरिया को बढ़ा दें धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये पूछा जाता है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की एरिया को बढ़ा दें धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगा। क्योंकि समानुपाती है, एरिया बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़े, सॉरी एरिया बढ़ाएंगे धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगा, लेकिन दूरी बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र में जब दूरी बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगा। हाँ क्योंकि दूरी नीचे होता है, 1/m है, इसको बढ़ाएंगे क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम किसी भी चीज को 1/, से भाग देंगे है ना, तो क्या होगा, वो घट जाता है ना। चलिए भाग देने से क्या होता है, घट जाता है, गुना करने से बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो धारिता क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन एरिया बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगा। याद हो गया ना। अच्छा बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। चलिए ठीक है। अच्छा कैपेसिटर में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित करता है। क्या करता है, संचित। जो कैपेसिटर होता है, जो हाँ जो स्थैतिक ऊर्जा होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर। इसका फॉर्मूला आता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या आता है, हाफ सी वी। वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। पूछेगा कि कैपेसिटर में स्टोर होने वाला एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। इंटर में पढ़े थे ना, ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए संधारित्र की औसत ऊर्जा शून्य होती है। हाँ वो हाफ एम कर दें, यहाँ होता है हाफ सी वी स्क्वायर है ना। जो समांतर प्लेट संधारित्र होगा उसका जो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए
संधारित्र की औसत ऊर्जा शून्य होती है, कितना होती है? शून्य। पूछेगा जो संधारित्र की औसत ऊर्जा होती है वो कितना होती है? शून्य। कितना होती है? शून्य। चलिए अब देखिए संधारित्र की धारिता निम्न तत्वों पर डिपेंड करती है, पढ़ लिया ना, सतहों के क्षेत्रफल बढ़ाने, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगा। अच्छा दोनों पदार्थ के माध्यम पर है ना, माध्यम पर भी डिपेंड करेगा। अब देखिए अगर दोनों समांतर प्लेट के बीच रखा पदार्थ कुछ अलग है, क्या है? कुछ अलग है। अगर दोनों समांतर प्लेट के बीच रखा पदार्थ क्या है? कुछ अलग है, तो उसका परावैद्युत विभव K है, तो उसका धारिता K गुना होगा। कितना होगा? K गुना। अगर दोनों प्लेट के बीच रखा, हाँ अगर दोनों प्लेट के बीच रखा हुआ मान लें पदार्थ कुछ अलग है, कैसा? कुछ अलग, ठीक है, और उसका परावैद्युत विभव कितना है? K है। कितना? K। तो उनका जो धारिता है, उनका धारिता कितना होगा? K गुना। क्या होगा? धारिता क्या होगा? K गुना। तो इसीलिए C बराबर K इंटू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड D होता है। चलिए किसी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है, वो हमेशा 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक। किसी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, क्या? परावैद्युत स्थिरांक, हाँ K का वैल्यू कितना हो? 1 से अधिक। यानी किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक कितना हो? 1 से अधिक। अब देखिए पिको फैराड कितना हो? 10⁻12। नहीं पिको कितना? 10⁻12 होता है ना, उसमें फैराड लगे 10⁻12 फैराड रहेगा। पूछेगा एक पिको फैराड में कितना होता है? 10⁻12 फैराड। अच्छा बताइएगा पंखा के लिए कितना फैराड का यूज करते हैं हम लोग? कैपेसिटर 1.5 से लेके 2.5 तक, 1.5 से लेके 2.5 तक, 1.5 से लेके 2.5। जो पंखा होता है हम लोग छत पंखा के लिए, हाँ 1.5 से लेके 2.5 माइक्रोफैराड, 1.5 से लेके 2.5 माइक्रोफैराड। पूछेगा जो छत वाली पंखा होती है उसके लिए कितना माइक्रोफैराड का यूज करते हैं कैपेसिटर? 1.5 से लेके 2.5। चलिए अब आता संधारित्रों का समूहन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है कितने तरह से? दो तरह से होता है ना, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। हम लोग धारा में जो पढ़े थे ना प्रतिरोध में, प्रतिरोध का जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए जो श्रेणी क्रम समूहन होता है इसमें क्या होता है? 1 बाय करके जो होता है, कैसे? 1 बाय। अगर कैपेसिटर का श्रेणी क्रम कहेगा तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 बाय, क्या? 1 बाय, यानी 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय 3 जितना होगा उसको जोड़ देना है। अब देखिए इसमें क्या होता है? धारा समान वोल्टेज अलग अलग, काम वही होगा, खाली जोड़ना अलग है। धारा समान वोल्टेज अलग अलग। जो श्रेणी क्रम वहां भी धारा समान था ना, इसमें भी श्रेणी क्रम धारा समान वोल्टेज अलग अलग, धारा समान वोल्टेज अलग अलग। कैसे जोड़ेंगे? 1 बाय करके, है ना, यानी 1 बाय C इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय 3 जहां तक रहेगा उसको जोड़ देना है। चलिए अच्छा अब आता है समांतर क्रम। क्या आता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं। कैसे? डायरेक्ट। पूछेगा संधारित्र को समांतर क्रम में समूहन करने कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट। कैसे? डायरेक्ट। कहेगा हमको महत्तम धारिता प्राप्त करना है तो कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। पूछेगा ये क्वेश्चन कि हमको महत्तम धारिता प्राप्त करना है तो कैपेसिटर को किस क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए? समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर। क्यों? समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? डायरेक्ट। यानी समांतर क्रम समूहन में जो संधारित्र का जो धारिता होगा नहीं C इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा ना। चलिए अब बताइएगा समांतर क्रम में धारा समान होता है या वोल्टेज समान? क्या होता है? वोल्टेज। क्या होगा? वोल्टेज। समांतर क्रम समान, वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, धारा अलग अलग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इंडक्टर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? इंडक्टर यानी प्रेरक। क्या पढ़ते हैं? प्रेरक। यह एक वैद्युत अवयव, क्या है? वैद्युत अवयव है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का भंडारण करता है। क्या कहता है? भंडारण। पूछेगा इंडक्टर कैसा है? कैसा अवयव है? वैद्युत अवयव। कैसा है? वैद्युत। जिसमें जब विद्युत धारा दीजिएगा ना तो वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। सीधा समझिए ना, ये विद्युत धारा को किस में? चुंबकीय, हाँ जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको चुंबकीय ऊर्जा में स्टोर करता है। इंडक्टर क्या होता है? प्रेरक। जो विद्युत एनर्जी है उसको किस एनर्जी में? चुंबकीय एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर करके रखता है। चलिए प्रेरक चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता का, अच्छा प्रेरक द्वारा, सुनिए, प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा की भंडारण की क्षमता को, अच्छा प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व कहा जाता है। क्या कहता है? प्रेरकत्व। ये भंडारण करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहता है? प्रेरकत्व। क्या कहता है? प्रेरकत्व। अच्छा प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? जानते हैं ना? पूछेगा प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। क्या होता है? हेनरी। सुनिए ये जो है ना प्रेरक द्वारा जो चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, यानी भंडारण किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व। क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व। इसका मात्रक क्या होगा? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। इसको एच से डिनोट करते। कैसे? ऐसे। अच्छा जो प्रेरक है यानी इंडक्टर है उसको एल से, इंडक्टर को एल से। चलिए ठीक है। अच्छा यह परिपथ में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यह परिपथ क्या करता है? विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। चलिए प्रतिरोध
की भांति इसका भी समूहन कहता है। जैसे प्रतिरोध को जोड़ते हैं ना, वैसे ही इंडक्टर को, जिस प्रकार से रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं उसी प्रकार से इंडक्टेंस को, इंडक्टर को जोड़ते हैं, है ना। जिस प्रकार से रेसिस्टर को जोड़ते हैं उसी प्रकार से इंडक्टर को जोड़ते हैं। मतलब जैसा आप किसको जोड़ते हैं, किसको, हाँ रेसिस्टेंस को, उसी प्रकार से इंडक्टर को जोड़ते हैं। चलिए, अच्छा इसका भी वही होता है। अच्छा अब आता है, नोट में दिया है संधारित्र व प्रेरक समांतर एसी परिपथ में ही प्रयुक्त होता है। जो संधारित्र और जो प्रेरक है, कौन, प्रेरक है। संधारित्र और प्रेरक यानी कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एसी परिपथ में ही प्रयुक्त होता है, यूज होता है, ठीक है ना, है ना। जो संधारित्र और जो प्रेरक है इसका यूज कहाँ करते हैं, एसी परिपथ, कहाँ पे, एसी। जबकि एसी और डीसी दोनों परिपथ में प्रयुक्त होता है ना, मेन रूप से कहाँ पे, एसी में, कहाँ पे, एसी। जबकि एसी और डीसी दोनों परिपथ में प्रयुक्त होता है, यूज हो सकता है, लगाइए तो काम चलेगा। चलिए, शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा औसत ऊर्जा की खपत शून्य होती है। जो शुद्ध प्रेरकत्व होता है उसके द्वारा औसत ऊर्जा की मात्रा कितने होता है, शून्य। शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा औसत ऊर्जा की खपत कितनी होती है, शून्य होती है, कितनी होती है, शून्य। अच्छा, यदि कुंडलियों के का लपेटों की संख्या दुगुनी कर दिया जाए, यानी कुंडली में लपेटों की संख्या दुगुनी कर दिया जाए, तो जो प्रेरकत्व है ना 4 गुनी, कितना गुनी, 4 गुनी, यानी एल समानुपाती एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एल समानुपाती एन स्क्वायर। अगर जैसे मान लिया कोई कुंडली है, उसमें लपेटों की संख्या, यानी तार जो लपेटा हुआ रहता है ना, जैसे मान लिया मोटर है या डायनेमो, उसमें लपेटा रहता है ना, अगर उसी लपेटा को आप बढ़ा दीजिए, क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, यानी 2 गुना कीजिएगा, तो उसके तो प्रेरक कितना गुना होगा, 4 गुना, क्योंकि एल समानुपाती एन स्क्वायर था, एल समानुपाती एन स्क्वायर, यानी लपेटा की संख्या स्क्वायर में बढ़ता है, क्या होता है, स्क्वायर में। अगर 2 गुना बढ़ाइएगा तो कितना गुना, 4 गुना, 4 गुना बढ़ाएंगे कितना गुना बढ़ेगा, 16 गुना। कौन, प्रेरकत्व, कौन, प्रेरकत्व। पूछेगा अगर किसी कुंडली में लपेटों की संख्या दुगुना कर दिया जाए तो प्रेरकत्व कितना होगा, 4 गुना, कितना होगा, 4 गुना। चलिए, अब आता है किरचॉफ का नियम। किसका नियम, किरचॉफ का नियम। किसका नियम, किरचॉफ, किसका, किरचॉफ का। केवीएल क्या आता है, किरचॉफ का 2 नियम, एक केसीएल और केवीएल, केसीएल और केवीएल। पूछेगा किरचॉफ का कितना नियम है, 2 नियम, केसीएल और केवीएल। पहला आता है केसीएल, क्या आता है, केसीएल, क्या आता है, केसीएल, किरचॉफ जंक्शन लॉ। कैसा, किरचॉफ जंक्शन लॉ, है ना। चलिए, अच्छा इस केसीएल को सुनिए, केसीएल को जंक्शन लॉ या नोड लॉ भी बोलते हैं, है ना। जो केसीएल उसको जंक्शन लॉ या नोड लॉ भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी खुले परिपथ में, विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी जो जंक्शन पॉइंट होता है, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, जंक्शन पॉइंट पर सारे धारा मिलने का योग क्या होता है, शून्य होता है। समस्त धाराओं का योग क्या होगा, शून्य होगा। जंक्शन पॉइंट पर समस्त धाराओं का योग क्या होगा, शून्य होगा। पूछेगा जंक्शन पॉइंट पर समस्त धाराओं का योग कितना होगा, शून्य होगा। चलिए, आने वाला और जाने वाला क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, अच्छा इस नियम को बिंदु नियम भी क्या कहते हैं, बिंदु नियम। किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसको केसीएल कहते हैं, क्या कहते हैं, केसीएल या बिंदु नियम या नोड नियम। चलिए, पहला जो नियम है आवेश संरक्षण, किसको, आवेश संरक्षण। पूछेगा केसीएल का पहला नियम यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है किसको दर्शाता है, आवेश संरक्षण। किसका, आवेश। पूछेगा आवेश संरक्षण केसीएल किरचॉफ को किस नियम दर्शा देता है, पहला नियम। कौन सा नियम, पहला नियम। आवेश संरक्षण कौन सा, पहला नियम। आवेश संरक्षण किसके द्वारा, पहला नियम के द्वारा। चलिए, दूसरा आता है केवीएल, क्या आता है, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी को लूप लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। चलिए, यदि किसी बंद परिपथ में, यदि किसी बंद परिपथ में, है ना, यदि किसी बंद परिपथ में या किसी बंद लूप में, किसी भी बंद लूप में मिलने वाली समस्त वोल्टेज, मिलने वाली समस्त वोल्टेज का योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी बंद परिपथ में या किसी बंद लूप में जो मिलने वाला समस्त वोल्टेज होगा ना, उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। इसी को केवीएल बोलते हैं, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, यह जो है ऊर्जा संरक्षण, किसको, ऊर्जा संरक्षण, इसे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, इसको अच्छा से कर लेना। पूछेगा किरचॉफ का जो दूसरा नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण। कैसे, ऊर्जा। पहला नियम आवेश संरक्षण, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण, पहला नियम आवेश संरक्षण। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, पहला नियम आवेश संरक्षण। पूछेगा केसीएल का पहला नियम क्या है, आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। चलिए, हो गया। अच्छा, अब देखिए केवीएल की विधि से विद्युत परिपथ को हल करने का कुछ ट्रिक दिया, सुन लीजिए। बैटरी से प्लस, बैटरी में प्लस से माइनस क्यों चलते हैं, बैटरी में प्लस से जब भी केवीएल निकालना हो या वो सब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, बैटरी में प्लस से माइनस क्यों चलना है। और बैटरी का वोल्टेज ऋणात्मक, क्या लेते हैं, ऋणात्मक। बैटरी में प्लस से माइनस चलेंगे और बैटरी का वोल्टेज क्या लेंगे, ऋणात्मक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बैटरी में माइनस से प्लस क्यों चलते हैं, अगर बैटरी में माइनस से प्लस क्यों चलेंगे, वोल्टेज प्लस लेंगे, ठीक है ना।
ध्यान रखना है, अगर बैटरी में प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो वोल्टेज माइनस लेंगे, और माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। चलिए ठीक है, परिपथ विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, परिपथ विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, तो क्या करना, उसको परिपथ विद्युत धारा की दिशा में चलना है, और उसके बाद वोल्टेज को क्या मानना, नेगेटिव, क्या मानना, नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा ना। इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल केसीएल के बेल से क्या करना, प्रैक्टिस करना है ना। केसीएल के बेल से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल क्या करना, प्रैक्टिस, क्योंकि रेलवे वाला एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्या है, पूछा जाएगा, है ना, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ना, क्योंकि 40 क्या है, साइंस है, जब 40 साइंस है से पूछा जाएगा। चलिए अच्छा, अब आता करंट डिवीजन रूल। कौन सा रूल, करंट डिवीजन रूल। चलिए, जब ब्रांच समांतर हो तो उस पर धारा का मान ज्ञात करना हो तो इस नियम का प्रयोग करते हैं। जब ब्रांच क्या हो, समांतर हो, तब धारा का मान ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला दिया है I2 बराबर I इंटू R1 प्लस R2 इंटू ए। ये क्या है, धारा का मान निकालने का फॉर्मूला है। चलिए, यदि दोनों ब्रांच का प्रतिरोध समान हो और धारा दोनों ब्रांच में समान रूप से बटेगा तब ऐसा होगा, समझ गए ना। चलिए, अब आता है वोल्टेज डिवीजन रूल। कौन सा रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। इसमें क्या होता है कि यदि दोनों प्रतिरोध समान हो तो दोनों प्रतिरोध, अगर दोनों प्रतिरोध का मान समान हो तो दोनों प्रतिरोध समान विभवांतर होगा, है ना। जो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर दोनों प्रतिरोध का मान समान हो, क्या हो, समान हो, तो दोनों प्रतिरोध में समान विभवांतर हो, क्या होगा, समान वोल्टेज होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बताइए इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप होता है, दो। कितने टाइप का, दो। कौन कौन सब, एसी और डीसी, एसी और डीसी। चलिए अच्छा, ऐसा विद्युत धारा जिसमें धारा के परिमाण और दिशा एक नियत मान पर, एक नियत रहे, है ना, मतलब ऐसी धारा जिसमें, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का मान और दिशा क्या हो, नियत हो, है ना, क्या हो, नियत हो, उसको क्या बोलेंगे, डीसी। क्या बोलेंगे, डीसी। क्या बोलेंगे, डीसी। डीसी में क्या होता है, धारा का दिशा नहीं बदलता, वो क्या हमेशा फिक्स रहता है। डीसी का जब ग्राफ कैसा मिलेगा, सरल रेखा, कैसा मिलेगा, सरल रेखा, एक्स अक्ष के समांतर। डीसी का जब ग्राफ किसके समांतर आता है, एक्स अक्ष के समांतर आता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, डीसी। अच्छा, डीसी जो है वो सेल, बैटरी और जनरेटर, किसे, सेल, बैटरी और जनरेटर। पूछेगा डीसी किसे प्राप्त करते हैं, सेल, बैटरी और जनरेटर से, सेल, बैटरी और जनरेटर। डीसी किसे कैसे प्राप्त करते हैं, सेल, बैटरी और जनरेटर, सेल, हाँ हाँ, जनरेटर से। हाँ सुनिए, हाँ हाँ अभी आ जाएगा, सुनिए ना, जो डीसी निकालते हैं हम लोग किसे किसे, सेल से, बैटरी से और जनरेटर से। डीसी में क्या होता है, धारा का परिमाण और दिशा नियत रहता है, धारा का परिमाण और दिशा नियत रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता, है ना। डीसी में क्या होता है, जो धारा का मान होता है और उसका दिशा वो कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए जब डीसी का ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, समांतर होता है, किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। चलिए, पूछेगा दिश धारा किससे प्राप्त होता है, सेल से, बैटरी से और जनरेटर से। अब देखिए डीसी का यूज किस में करते हैं, पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में। अब दूसरा आता है एसी। क्या आता है, एसी, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, यह एक ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का परिमाण और दिशा, धारा का परिमाण और दिशा एक नियत समय पर बदलता रहा, नियत समय पर बदलता रहता है। इसमें क्या होता है, नियत समय पर बदलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए ठीक है ना, इसका जो ग्राफ होता है वो समांतर नहीं होता, समांतर होता है, नहीं होता, इसका ग्राफ वक्र होता है, कैसा होता है, वक्राकार होता है। चलिए क्या हो, चलिए अब देखिए, जो एसी है, एसी का यूज देखिए किसमें किसमें करते हैं। पहला घरेलू उपयोग में, घरेलू उद्योग में, घरेलू उपयोग में, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने उपकरणों के प्रचालन में, है ना, ट्रांसफार्मर, किसमें, ट्रांसफार्मर में। देखिए भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है में प्रत्येक 1/50 सेकंड के बाद दिशा में परिवर्तन होता है। भारत का जो अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट है वो 1/50 सेकंड के बाद, 1/50 सेकंड के बाद क्या होता है, उसके दिशा में परिवर्तन होते रहता है। लेकिन भारत की जो एसी के करंट होता है उसकी आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज, है ना, प्लस माइनस 50 हर्ट्ज होता है ना। जो भारत में जो एसी है उसकी आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज, है ना। मतलब 1/50 सेकंड के बाद क्या होता है, उसकी धारा में परिवर्तन होते रहता है, धारा में यानी धारा की दिशा में परिवर्तन होते रहता है ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग एसी और डीसी में अंतर पढ़ते, क्या पढ़ते, अंतर पढ़ लिया ना। अब चलिए, अच्छा, एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते। जो एसी है उसके साथ क्या विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है। एसी को आप दूर तक भेज सकते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, नहीं होता है। चलिए
बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, है ना। अच्छा, एसी के साथ विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते। दूसरी बात, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। अब डीसी मत है, डीसी की सहायता से बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं ना, लेकिन क्या डीसी को दूर तक भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है ना, ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है। चलिए, अच्छा, एसी में दिशा और परिमाण, एसी में दिशा और परिमाण दोनों क्या होता है? बदलते रहता है। एसी में दिशा और परिमाण समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन डीसी में बदलता है? नहीं बदलता है। डीसी में जो इसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता है। अब देखिए, ठीक है ना, एसी की जो आवृत्ति होती है कितना है? 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। पूछेगा एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और इसमें जो परिवर्तन छूट है प्लस माइनस 3% का। एसी की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, कितनी? 50 हर्ट्ज। भारत में जो एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और इसमें जो छूट होता है प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 3। लेकिन डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0। डीसी की आवृत्ति 0, डीसी की आवृत्ति 0। इसीलिए ना ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होता है। चलिए, अच्छा, एसी के एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 होता है। औसत मान कितना होता है? 0। एसी के पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। और डीसी का औसत मान कितना होता है? मूल मान के बराबर। एसी का पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? 0। क्यों 0 होता है पता है? क्योंकि ये ग्राफ कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जब दोनों को जोड़िएगा क्या होगा? 0 हो जाता है ना। लेकिन डीसी में तो ऐसा नहीं होता ना। डीसी का जो औसत मान होगा मूल मान के बराबर। पूछेगा डीसी का औसत मान कितना होगा? मूल मान के बराबर। लेकिन एसी का औसत मान क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, एसी को बैटरी में संचयित नहीं कर सकते हैं? नहीं, एसी को हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डीसी को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एसी को सुनिए, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का, किसका? ट्रांसफार्मर का। पूछेगा एसी के साथ किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर। किसका? ट्रांसफार्मर। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का। पूछेगा एसी के साथ किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर का। लेकिन डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं। सुनिए, हम लोग जो गांव देहात में शादी उदी में जो जनरेटर आते हैं उसमें कौन सी धारा? डीसी। कौन सी? डीसी। एसी नहीं होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा उसमें जो भी बल्ब लगा होता है उसमें देखते हैं अलग अलग टाइप का बल्ब होता है ना। सुनिए, उसमें एक एलईडी वाला बल्ब आता है, पहले समय में चौक लगता था वो, अरे CFL मरकरी होता था। हाँ, CFL बल्ब होता था ना। एक सिंगल फेज वाला था जो बिजली, सिंगल फेज हो, या वो व्हाइट कलर का मरकरी आता था, CFL वाला मरकरी, उसमें देखते चौक लगा था। चौक क्या करता था? है ना। डीसी में चेंज। हम लोग अभी जो हम लोग के यहाँ जो बिजली आया वो कैसा है? एसी है। बिजली क्या है? एसी। उसके साथ किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर। किसका? ट्रांसफार्मर। लेकिन डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ, चलिए, ये हो गया ना। अच्छा, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्या डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्या डीसी के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। चलिए, एसी को डीसी में बदलने किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। किसका? रेक्टिफायर। एसी को पूछेगा एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। पूछेगा एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। किसका? रेक्टिफायर। लेकिन डीसी को एसी बदलने के लिए इन्वर्टर। डीसी को एसी बदलने के लिए इन्वर्टर। पूछेगा एसी को डीसी में बदलने के किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। लेकिन डीसी को एसी बदलने के लिए इन्वर्टर। किसका यूज करते हैं? इन्वर्टर। कोई दिक्कत है ना? पूछा जाता है, बताइए एसी को जब हम डीसी बनाएंगे किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। लेकिन डीसी को एसी बदलने के लिए इन्वर्टर। तब ना हम लोग घर में सारा पंखा क्या होता है? एसी वाला होता है ना। हम लोग का बैटरी में इन्वर्टर लगाते हैं तब ना चलता है लाइट कटने के बाद, है ना। ध्यान रहा जाएगा ना। डीसी को एसी, बैटरी में क्या होता है? डीसी। डीसी क्या बनाना? एसी। एसी बनाने के लिए क्या करेंगे? इन्वर्टर। क्या करेंगे? इन्वर्टर। और एक को याद है तो रेक्टिफायर खुद से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। चलिए, अब आगे बढ़ लें। क्या करें? आप फिजिक्स छोड़ दें। देखिए कितना टाइम हुआ। चलिए, फिजिक्स को आप छोड़ देते हैं ना। फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या फिजिक्स को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आप लोगों को कल क्या करना है? फिजिक्स को फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर रिवाइज करके आना। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल। चलिए, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। चलिए, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी आवर्त तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यही ना पढ़े थे? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें हम लोग कुछ चीज रिवाइज करते हैं ना। अच्छा, बताइएगा आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पर बेस है? परमाणु भार या परमाणु संख्या पर? परमाणु संख्या पर। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बेस है? परमाणु संख्या पर। चलिए, अच्छा बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त है? 7। कितना आवर्त है? 7। वर्ग कितना है? 18। कितना वर्ग है? 18। चलिए, अब बताइएगा पहला आवर्त में कितना धातु है? कोई भी धातु नहीं है। धातु नहीं है। और धातु है कौन है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है ना। इसमें 2 हाइड्रोजन और हीलियम 2 धातु है ना, है ना। अच्छा, दोनों क्या है? गैस है। अच्छा, बताइएगा पहला आवर्त में कितना तत्व है? 2। दूसरा आवर्त में 8। दूसरा आवर्त में 8। तीसरा में 8। चौथा में 18। पांचवा में 18। छठा में 32। सातवां में अधूरा है। पूछेगा
पहला आवर्त में कितना तत्व है? 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 5वां में, छठा में 32, 7वां आवर्त अभी अधूरा है। पूछो क्या 7वां आवर्त पूरा है? नहीं, अधूरा है। चलिए हो गया ना ये सब चीजें। अच्छा बताइए पहला वर्ग का नाम क्या है? क्षारीय धातु। क्या नाम है? क्षारीय धातु। पहला वर्ग का नाम क्षारीय धातु। पूछेगा आवर्त सारणी के पहले वर्ग को क्या बोलता है? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी पहला वर्ग क्षारीय धातु, आवर्त सारणी पहला वर्ग क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। इंग्लिश में अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा बताइएगा जो 15वां उसको क्या बोलते हैं? जहरीला। क्या बोलते हैं? जहरीला या पॉइजनस। चलिए पिक्टोजन भी बोलते हैं। और जो 16वां है चाल्कोजन, 16वां को चाल्कोजन या काल्कोजन है ना। चलिए 17वां को हेलोजन, 17वां को हेलोजन, 18वां को अक्रिय गैस, 18वां को अक्रिय गैस। अच्छा 11वां को मुद्रा धातु। क्या कौन सा धातु? मुद्रा। 11वां जो वर्ग है उसको क्या बोलेंगे? मुद्रा धातु। आवर्त सारणी के 11वें वर्ग को मुद्रा धातु। कौन सा धातु? मुद्रा धातु। अच्छा 12वें वर्ग को उड़नशील, 12वें वर्ग को उड़नशील। चलिए ये सब हो गया था ना। चलिए अच्छा ये बताइएगा, अच्छा आवर्त सारणी को मतलब पूरे आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4। कितने ब्लॉक में? 4, SP, D और F। चलिए SP, D और F। चलिए हो गया ना। अच्छा ये बताइए जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आएगा? वर्ग कौन कौन सा? पहला और दूसरा। S ब्लॉक में पहला और दूसरा। नहीं क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दो आएगा ना। पूछा जाएगा कि S ब्लॉक में कौन कौन सा आएगा? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। अच्छा आप बताइए P ब्लॉक में कहां से कहां तक? 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 6 वर्ग आता है। यानी S ब्लॉक में 2 वर्ग, पहला और दूसरा। P ब्लॉक में 13 से लेके 18, 6 वर्ग। अच्छा बताइए D ब्लॉक में 10 कितना आता है? 2 से लेके 13, 2 से लेके 13, 10 ठो मन के चले कितना? 10 ठो, 2 से लेके 13 है ना। नहीं हाँ 3 से लेके 13 ना, 10 आता है। 3 से लेके 13, 3 से लेके 13 तक। चलिए 3 से लेके 13। अच्छा डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? बोले तो संक्रमण। क्या था? तो संक्रमण। क्या नाम है? पूछेगा डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? संक्रमण, संक्रमण धातु। पूछेगा आवर्त सारणी किस ब्लॉक में, किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक। किस ब्लॉक को? डी ब्लॉक। अच्छा अब बताइएगा एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहां से लेकर कहां तक है? हाँ एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक का विभाजन 2 भाग में है ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। सुनिए जो लेंथेनाइड सेरेलियम से लेकर लुटेनियम 71 तक, सेरेलियम से लुटेनियम 71 तक, और थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक है ना। ये लेंथेनाइड होता है, उधर एक्टिनाइड में आता। अच्छा सुनिए जो रेडियो सक्रिय तत्व, हाँ 79 से 103 तक आता है ना। सुनिए ये जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो लेंथेनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लेंथेनाइड। पूछेगा रेडियो सक्रिय तत्व किस श्रेणी में आता है? लेंथेनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लेंथेनाइड। पूछेगा क्या हुआ? पूछेगा कि जो रेडियो सक्रिय तत्व है किस श्रेणी में आता है? लेंथेनाइड। कौन सी श्रेणी? लेंथेनाइड। रेडियो सक्रिय तत्व किस श्रेणी में? लेंथेनाइड श्रेणी। चलिए ये हो गया। अच्छा बताइएगा जो एफ ब्लॉक है उसका दूसरा नाम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व? अंतः। पूछेगा अंतः संक्रमण तत्व किसको बोलता है? एफ ब्लॉक। किसको? एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है कौन सा? एफ ब्लॉक, उसको इनर ट्रांजिशन। कौन सा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए हो गया। अच्छा अब हम लोग कहां तक? यहां तक पढ़ लिए थे ना थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, अच्छा जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग को क्षारीय धातु बोलते, क्या बोलते हैं? क्षारीय है ना। दूसरा को क्षारीय मृदा धातु। अच्छा पहला वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं ना। तो क्या आता है? हेल इनाने की तरफ से पर्याप्त एक बार है ना। जो भी धातु इस वर्ग में आता है उसको किसमें डुबो कर रखते हैं? केरोसिन में। किसमें? केरोसिन में। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितना भी धातु है सबको किसमें? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। कहा है ये हाईली रिएक्टिव। क्या आता है? हाईली रिएक्टिव। यानी ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वायु के साथ रिएक्शन करके जलने लगता है। क्या करता है? जलने लगता है। इसीलिए इसको कहां डुबा रखते हैं? केरोसिन में। चलिए केरोसिन में डुबा कर रखें, क्या ऑक्सीजन से संपर्क होगा? नहीं होगा, इसलिए वो वहां नहीं जलेगा। अच्छा बताइए ऐसा कौन सा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाता? न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा तत्व जो कि क्या है? न्यूट्रॉन लेस है। चलिए अब बताइएगा सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। कौन सा? लिथियम। सबसे हल्की गैस? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम, हल्की गैस हाइड्रोजन। दूसरी सबसे हल्की हीलियम। दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। आज ये पूछेगा सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ओस्मियम। किसका? तत्वों में सबसे अधिक घनत्व किसका आता है? ओस्मियम का। जो सबसे अधिक भारी होगा उसी का सबसे अधिक घनत्व होगा। सबसे अधिक घनत्व ओस्मियम। हो गया ना। चलिए अच्छा ऐसा कौन सा तत्व जिसे चाकू से काटा जाता है? बोले तो सोडियम। कौन सा? सोडियम। सोडियम ऐसा तत्व जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए
अब बताइएगा पोटेशियम, जो पोटेशियम हथेली पर रखने में क्या होता है? गलने लगता है। क्या करना? गलने लगता है। क्या होता है? गलने लगता है। जो पोटेशियम है उसको हथेली पर रखने पर गलने लगता है। चलिए हो गया ना। हाँ अब बताइएगा कि CuAg और Au, CuAg और Au, इसको सिक्का धातु क्या बोलते हैं? सिक्का धातु या मुद्रा धातु, सिक्का धातु या मुद्रा धातु। क्योंकि Cu हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा, यही तीनों से बनता है सिक्का, है ना। पहले कौन सिक्का बनता था ना, इसलिए CuAg और Au, CuAg और Au, इनको सिक्का धातु, कौन सा धातु? सिक्का धातु। इंग्लिश में क्वाइंज मेटल, कौन सा मेटल? क्वाइंज मेटल बोलते हैं। चलिए अगला देखिए। अच्छा बोलिए सबसे अधिक चालकता किसका होता है? सबसे अधिक चालकता किसका होता है? सुनिए किसका का? चांदी का। सबसे अधिक चांदी का। सबसे अधिक तन्यता सोना का। अच्छा सबसे आघात वर्षता किसका? सोना का। चलिए अच्छा हो गया ना। चलिए यहाँ तो हो गया था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइएगा कि फोटोग्राफी में, ब्लैक फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? AgBr, किसका? AgCl और AgBr, सिल्वर क्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। पूछेगा फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का ना, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा हाँ सिल्वर आइडाइड, सिल्वर आइडाइड पूछेगा कृत्रिम वर्षा में किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। चलिए ये हो गया ना। आप बताइएगा अच्छा सोना और जो चांदी है, सोना चांदी और तांबा, ये जो है ना प्रकृति में मुक्त अवस्था में, किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में। किस स्टेट में? फ्री स्टेट में। पूछेगा ऐसा कौन कौन सा धातु है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है? सोना चांदी और तांबा। ये सब क्या होता है? लेस रिएक्टिव। क्या होता है? लेस। यही कारण है ना, देखते हैं ना सोना कितना ही दिन जमीन में गड़ के रह जाए, है ना। नीचे में अगर सोना दब गया, नीचे में अगर सोना दब गया है तो लाखों हजारों साल के बाद फिर वो ऐसे रहता है ना। क्या उसके चमक में कोई कमी आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो क्या है? क्रियाशील नहीं है, कम क्रियाशील। क्या है? कम क्रियाशील। और जो भी तत्व कम क्रियाशील रहेगा वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, कैसा अवस्था? मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में? फ्री स्टेट में। इसीलिए इसका चमक नहीं घटता। घटता है इसका चमक? नहीं घटता। चलिए अगला आता है 17वां वर्ग। कौन सा? 17वां वर्ग में क्या आता है? हेलोजन। क्या आता है? हेलोजन। हेलोजन में क्या कहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन भी आता है ना। पूछेगा हेलोजन में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये किस में आता है? हेलोजन में आता है। किस में आता है? हेलोजन में। चलिए इसको हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन क्या होता है? अधातु। क्या है? अधातु। अच्छा इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। संयोजकता 1। देखिए ये पूछा जाता है हेलोजन में कितना गैस है, कितना ठोस है, कितना द्रव है। समझ गए ना। सुनिए हेलोजन में 2 गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है। पूछेगा हेलोजन में कितना गैस है? 2। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैस है। फ्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैस है। फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव। आयोडीन और स्टेटिन ठोस है। आयोडीन और स्टेटिन ठोस है। इस प्रकार देखिए जो हमारा हेलोजन ग्रुप है, यानी ग्रुप 17वां जो है, उसमें 2 द्रव है, 2 ठोस है, 2 ठोस, 2 गैस, 1 द्रव, 2 ठोस, 2 गैस, 1 द्रव। द्रव कौन है? ब्रोमीन। पूछा एकमात्र ऐसा धातु नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में पाया था। कौन सा? ब्रोमीन। हाँ वो धातु, सॉरी एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था। कौन सा? ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। हाँ पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है जो कि कमरे ताप पर द्रव अवस्था में? कौन सी? पारा। कौन सी धातु? पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पर। अच्छा गैलियम एक ऐसा धातु है जो कि हथेली पर से क्या होता है? गलने लगता है ना। चलिए अच्छा ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। याद हो गया ना। जो हेलोजन है उसमें 2 सॉलिड है, 2 गैस है, 1 लिक्विड है ना। सुनिए क्लोरीन, फ्लोरीन गैस है, ठीक है ना। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। आयोडीन, स्टेटिन क्या है? ठोस है। याद हो गया ना। चलिए बताइएगा जो हेलोजन है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। संयोजकता 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। संयोजकता 1। अच्छा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? 8 में 7 घटा के। सुनिए जिसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, क्या कहते हैं? 8 में घटाते हैं ना। जिस भी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो? 7 से 8 से ज्यादा, 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं? 8 में घटाकर निकालते हैं। 8 में घटाकर निकालते हैं। चलिए राहुल थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ। चलो हाँ संगम तुम इधर, फोटो नहीं आ रहा है। संगम फोटो चलो हो गया ना। आप चलिए ये हो गया। अच्छा क्लोरीन सबसे पुराना हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। पूछेगा सबसे पुराना हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। सबसे पुराना हेलोजन धातु क्लोरीन। चलिए सबसे पुराना हेलोजन धातु कौन सा है? क्लोरीन। अच्छा
क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग एजेंट में करते हैं, है ना, कपड़े के विरंजन में, पानी को शुद्ध करने में करते हैं ना। इसीलिए पूछेगा ऐसा कौन सा हैलोजन है जो जिसका यूज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते, कौन सा, क्लोरीन। चलिए, हाँ, फूलों के ऑक्सीकरण करके रंग क्या करता है, उड़ा जाता है। क्लोरीन का काम क्या है, रंग को उड़ा देना, फूलों को। अच्छा, बाढ़ की पानी को शुद्ध करना, नहीं कोई भी पानी को शुद्ध करना किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का। पूछेगा पानी को शुद्ध करने किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। चलिए, अब आता है ब्रोमीन। क्या आता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाता है ना। क्या ऐसा कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था, कौन सा, ब्रोमीन। चलिए, अब देखिए आयोडीन। आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु जो कि चमकीली होती है ना। अच्छा, अधातु में चमक का गुण पाया जाता नहीं पाया जाता, लेकिन आयोडीन अपवाद है ना। आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें क्या होता है, चमक के गुण पाया जाता, यानी चमकता है। चलिए, अच्छा बताइए, आयोडीन जो है, आयोडीन का मिस कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। कौन सा रोग, घेंगा रोग। अच्छा बताइए, आयोडीन को किससे प्राप्त करते हैं, शैवाल। किससे, शैवाल। कौन सा शैवाल, लेमिनेरिया। कौन सा, लेमिनेरिया। पूछेगा आयोडीन को किस शैवाल से प्राप्त करते हैं, लेमिनेरिया। कौन सा, लेमिनेरिया। पूछा जाएगा, बताइए आयोडीन को किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लेमिनेरिया। कौन सा, लेमिनेरिया। जो आयोडीन है कौन सा शैवाल, लेमिनेरिया से। चलिए, आयोडीन का टिंचर जो आयोडीन है ना, आयोडीन में जो टिंचर आयोडीन होता है उसमें कौन सा गुण था, एंटीसेप्टिक। कौन सा, एंटीसेप्टिक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक के रूप में किसका यूज किया जाता है, आयोडीन दे देता है, क्लोरीन दे देता है ना, और 2-3 दे देगा ऑप्शन। तो क्या मानना, टिंचर आयोडीन या आयोडीन। टिंचर आयोडीन या आयोडीन, इसका गुण क्या है, एंटीसेप्टिक। क्या, एंटीसेप्टिक। पूछेगा एंटीसेप्टिक का गुण कौन दिखाता है, टिंचर आयोडीन या आयोडीन। चलिए, है ना, आयोडीन का टिंचर आयोडीन गुण रखता है, एंटीसेप्टिक गुण रखता है जो आयोडीन का एल्कोहल के साथ। किसके साथ, एल्कोहल। जब आयोडीन को एल्कोहल के साथ, जब आयोडीन को एल्कोहल के साथ मिला देंगे क्या बनेगा, टिंचर आयोडीन मिलता है ना। सुनिए, जब पेट्रोल में एल्कोहल मिलाते हैं क्या, पावर एल्कोहल बनता है ना। इसी प्रकार से जब आयोडीन में एल्कोहल मिलाएंगे क्या बनेगा, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का यूज किसमें करते हैं, किसमें, एंटीसेप्टिक। किसमें, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मींस क्या, कहीं कट गया वहां लगा लीजिए, है ना, रक्त का बहाना रुक जाएगा, जो बैक्टीरिया उसका संक्रमण नहीं होगा, वही ना होता है। चलिए, अब आता है 18वां ग्रुप। कौन सा ग्रुप, 18वां ग्रुप बोले या जीरो ग्रुप बोले या ओकरिया ग्रुप बोले, है ना। चलिए, इसमें क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन और जेनॉन। सुनिए, इसकी संख्या कितनी है, 6। पूछे ओकरिया गैस कुल कितना है, 6। सुनिए, इन सभी तत्व ओकरिया गैस कहा जाता है। अच्छा, इसको जीरो वर्ग बोलिए या निष्क्रिय वर्ग बोलिए, है ना। अच्छा बताइए, ओकरिया गैस की संयुक्ता कितना होता है, 0। कितना होता है, संयुक्ता, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 8, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 8। पूछेगा ओकरिया गैस की संयुक्ता कितना होता है, 0, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 8, संयुक्ता 0, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 8। हाँ, हीलियम को छोड़कर, हीलियम का कितना है, 2। हीलियम का संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, है ना। हीलियम में 2, हीलियम को छोड़कर बाकी सब में 8। अच्छा, संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, हीलियम को छोड़कर। संयुक्ता 0। चलिए, ठीक है। अब देखिए, वातावरण में अब हमारा जो एटमॉस्फेयर में है उसमें कौन सा गैस कितना %, इसको बारे में जानते हैं। अच्छा बताइए, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन। पूछेगा एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन। कितना, 78%। कितना, 78%। नाइट्रोजन कितना %, 78%। नाइट्रोजन 78%। चलिए, अच्छा उसके बाद ऑक्सीजन कितना, 21%। कितना, 20.95 या 21%, है ना, 20.95 या 21%। चलिए, उसके बाद हीलियम 0.005%, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सबसे अधिक, हाँ पूछेगा तीसरा में सबसे अधिक कौन पाया था, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हाँ सुनिए, पहला नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद जो नहीं, आर्गन नहीं आता 0.93 है, यहाँ आता नहीं है सर, समझ गए ना। वायुमंडल में तीसरा सबसे अधिक गैस बोले तो माना CO2, क्योंकि 0.03। आर्गन भी इससे कम होता है, लेकिन यहाँ गलत दे दिया, ठीक है ना। आर्गन क्या है, इससे कम होता है। चलिए, हाँ गैस है वो, लेकिन वायुमंडल में नहीं पाया था, इसीलिए नहीं दिया, समझ गए। वायुमंडल की बात करेंगे, आर्गन जो है वायुमंडल में नहीं पाया था, समझ गए ना। ये जो है ना उतना नहीं पाया था, इसीलिए दिया। तो हमको यही तीन याद रखना। पहला क्या आता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बाकी जो रेस्ट आता है और सब गैस आता है ना। चलिए, वायुमंडल में लगभग 1% अक्रिय, कितना परसेंट, 1%। चलिए, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, शून्य होता है। पूछेगा जो अक्रिय गैस है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। आयनन विभव महत्तम होता है, क्या होता है, आयनन विभव महत्तम, ध्यान रखना है। जो हाँ सुनिए, जो अक्रिय गैस है उसका आयनन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, 0, इलेक्ट्रॉन बंधुता 0।
क्या किसी तरह अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी साझेदारी करेगा? नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है ना, वो स्टेबल है। स्टेबल है तो उसको इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। लेकिन जो आयनन विभव क्या होगा? मैक्सिमम। आयनन विभव क्या होगा? मैक्सिमम। चलिए, आप विद्युत ऋणात्मकता भी महत्तम, आयनन विभव भी महत्तम और विद्युत ऋणात्मकता भी महत्तम। जो अक्रिय गैस उसका दो चीजें महत्तम, क्या क्या? एक आयनन विभव, दूसरा विद्युत ऋणात्मकता। आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता। चलिए समझ गए ना? अच्छा, अब आता है हीलियम। क्या? हीलियम। हीलियम एस ब्लॉक का सदस्य है, लेकिन अक्रिय होने के कारण इसे पी ब्लॉक में रखा गया है ना। हीलियम एस ब्लॉक का सदस्य है, अक्रिय होने के कारण इसको किस ब्लॉक में रखते हैं? पी ब्लॉक में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आखिर क्या कारण है हीलियम को हम पी ब्लॉक में रखते हैं? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। चलिए, इसके बाद तक कितना? 2, और बाकी जितना भी अक्रिय गैस है उसके बाद हमें 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सभी गैसों का क्वथनांक बिंदु सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। सभी गैसों का जो क्वथनांक बिंदु क्या होता है? सबसे कम। जितना भी गैस है उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा? सबसे कम। चलिए, अब हीलियम का भी उपयोग वायुयान के टायर में करते हैं। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायर में। पूछेगा हीलियम का यूज किसमें करते हैं? वायुयान के टायर में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अस्पताल में कृत्रिम सांस लेने में है ना, हेलियोक्स, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों मिला के लेते हैं ना। कृत्रिम सांस लेने के लिए जो अस्पताल में हेलियोक्स लेते हैं ना, याद रखना, हेलियोक्स, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण सांस में लिया जाता है। अच्छा, गोताखोर द्वारा सांस है ना, जो गोताखोर जो स्कूबा डाइविंग जो होता है, जो तैरता है जगह नदी के अंदर में, वो भी क्या करता है? हेलियोक्स ले जाता है ना, हीलियम के साथ ऑक्सीजन। चलिए, अच्छा, नियोन का उपयोग देखिए। नियोन का यूज डिस्चार्ज ट्यूब में। कौन सा? डिस्चार्ज ट्यूब। विसर्जन नलिका में, इंडिकेटर में। सुनिए, जितना भी इंडिकेटर होता है, कौन सा? इंडिकेटर। पूछेगा इंडिकेटर में किसका यूज करते हैं? नियॉन। कौन सा? नियॉन। और जो मोल सब में जो लैंप लगा होता है धुंधला दिखता है ना, नियॉन होता है या सोडियम होता है? नियॉन या सोडियम। जो चौमोल पर जो लैंप लगा रहता है, बिजली वाला लैंप, वो किसका होता है? सोडियम या नियॉन का? सोडियम या नियॉन का, ध्यान रखना। लेकिन इंडिकेटर में किसका? नियॉन का। इंडिकेटर में नियॉन का। चलिए, इसी कारण इंडिकेटर बोर्ड में पिंक गुलाबी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? गुलाबी रंग। देखते हैं हर गाड़ी का, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी हो, उसका जो इंडिकेटर कौन सा? पिंक कलर का होता है ना। इंडिकेटर किस कलर का? पिंक कलर का। अब पूछेगा कि गाड़ी के इंडिकेटर में किसका यूज करते हैं? नियॉन। किसका? नियॉन का। चलिए, अब आता है आर्गन। क्या आता है? आर्गन। अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है। कौन सा? आर्गन। जितना भी अक्रिय गैस है उनमें सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? आर्गन। पूछेगा अक्रिय गैसों में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? आर्गन। कितना? 0.93%। 0.93%। ठीक है, ठीक है ना। वातावरण में जितना भी अक्रिय गैस है उसमें सबसे अधिक कौन पाया जाता है? आर्गन। जितना भी अक्रिय गैस है वातावरण में उसमें सबसे अधिक कौन पाया जाता है? आर्गन। चलिए, आर्गन का यूज ट्यूबलाइट में। किसमें? ट्यूबलाइट में। जो आर्गन है उसका यूज किसमें करते हैं? ट्यूबलाइट में। चलिए, अब आता है जेनॉन। क्या आता है? जेनॉन। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर या अजनबी गैस। स्ट्रेंजर या अजनबी। पूछेगा जेनॉन का नाम क्या है? स्ट्रेंजर गैस। कौन सा गैस? स्ट्रेंजर या अजनबी गैस। अच्छा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का यूज फोटोग्राफी और लेजर में। फोटोग्राफी और लेजर में। पूछेगा क्रिप्टॉन का यूज किसमें करते हैं? फोटोग्राफी और लेजर में। क्रिप्टॉन का यूज फोटोग्राफी और लेजर में। पूछा जाता है कि बताइए क्रिप्टॉन का यूज किसमें करते हैं? फोटोग्राफी और लेजर में। फोटोग्राफी और लेजर में। चलिए, अच्छा, रेडॉन। रेडॉन जो है जितना भी अक्रिय गैस है ना सबसे भारी है। क्या है? सबसे भारी। पूछेगा सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। जितना भी अक्रिय गैस है सबसे भारी कौन है? रेडॉन। क्योंकि आवाज सामने सबसे नीचे है ना, सबसे अधिक परमाणु संख्या उसी कौन होगा, इसीलिए अक्रिय गैस में सबसे अधिक भारी कौन सा है? रेडॉन। पूछेगा अक्रिय गैस में सबसे अधिक भारी अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। चलिए, ठीक है ना। अरे रेडॉन प्रकृति में रेडॉन रेडियोधर्मी प्रकृति होता है। रेडॉन जो कैसा प्रकृति का? रेडियोधर्मी। पूछेगा रेडॉन जो है, रेडॉन किस प्रकृति होता है? रेडियोधर्मी। कैसा? रेडियोधर्मी। जो रेडॉन गैस वो कैसा प्रकृति का? रेडियोधर्मी। कैसा? रेडियोधर्मी। चलिए, हो गया ना। अच्छा, हो गया। सुनिए, अक्रिय गैस में जो रेडॉन है वो वायुमंडल में नहीं के बराबर, नहीं, सबसे कम। पूछेगा ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया था? कौन सा? रेडॉन। नहीं के बराबर। क्या होता है? नहीं के बराबर था, है ना। अच्छा, अक्रिय गैस में सबसे अधिक भारी कौन था? रेडॉन। जेनॉन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। चलिए, क्रिप्टॉन का यूज फोटोग्राफी लेजर में। किसमें? फोटोग्राफी और लेजर में। चलिए, नियॉन का यूज पिंक रंग में, है ना, यानी इंडिकेटर में। चलिए, आर्गन का ट्यूबलाइट। हाँ, आर्गन का ट्यूबलाइट में। चलिए, हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्रोमियम। क्रोमियम का यूज है, क्रोमियम का यूज साइकिल के रिम के परत पर जंगरोधी इस्पात। कौन सा? जंगरोधी। क्रोमियम का यूज जो है ना, साइकिल का रिम में जल्दी जंग लगता है? नहीं लगता है।
साइकिल के रिम में जल्दी जंग लगता है? नहीं लगता। क्यों? वही क्रोमियम का परत है। कौन सा? क्रोमियम। पूछेगा कि क्रोमियम का यूज किसमें करते हैं? जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी इस्पात किसमें? जंगरोधी। जब क्रोमियम आप मिला दिएगा ना तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, जब लोहा, क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं क्या होता है? स्टेनलेस स्टील, है ना? हाँ, जितना भी स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्या मिलाता है? क्रोमियम। क्या मिलाता है? क्रोमियम। इसलिए क्रोमियम का यूज क्या करते हैं? जंगरोधी इस्पात बनाने। पूछेगा जंगरोधी इस्पात बनाने किसका यूज करते हैं? क्रोमियम। किसका? क्रोमियम का। चलिए अब बता, आयरन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है? आयरन। सबसे अधिक प्रयोग में धातु कौन सा है? लोहा। उसके बाद कौन होगा? एल्यूमिनियम, है ना? क्योंकि लोहा का हम लोग घर बहुत सारे यूज करते हैं ना। उसका दूसरा सबसे अधिक कौन सा है? एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम का क्या बनता है? बर्तन तो बनता है, इसीलिए। चलिए अच्छा, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम का, क्रोमियम किसका? क्रोमियम। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? क्रोमियम का। और कठोर बनाने के लिए कार्बन। कठोर बनाने के लिए कार्बन। पूछेगा लोहे को कठोर बनाने के लिए क्या बनाते हैं? कार्बन। जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम, कठोर बनाने के लिए कार्बन। पूछा जाएगा, सुनिए, लोहा को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाते हैं और जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम। चलिए हो गया ना। अच्छा, लोहे गर्म और ठंडे जल से विक्रिया नहीं करता है। जो लोहा है गर्म और ठंडा जल से विक्रिया नहीं करेगा। पूरे ठंडा पानी दे दिया विक्रिया नहीं करेगा, पूरे गर्म दे दिया विक्रिया नहीं करेगा। जो हाँ, मतलब पानी से विक्रिया नहीं करता, लेकिन नमी से करता। नमी से करता है ना, जो मॉइस्चर है उससे विक्रिया करता है, तब ना जंग बनता है, जंग लगता है। सुनिए, जो लोहा है गर्म और ठंडे पानी से विक्रिया नहीं करता है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है ना। जो लोहा है गर्म और ठंडे पानी से विक्रिया नहीं करता है। सुनिए, लोहे पर जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी को उपस्थित। कब? लोहे पर जंग कब लगा? जब O2 भी मिलेगा और नमी भी मिलेगा, है ना? क्या बिना नमी से लोहा में जंग लगता है? नहीं लगता है। इसलिए जहां कोल्ड, जहां पर लोहा का स्टोरेज किया था, फैक्ट्री होता, वहां पर क्या होता? नमी की मात्रा नहीं के बराबर, है ना? वहां पर पूरे मॉइस्चराइजर लगाता। क्या था? मॉइस्चराइजर, जो कि नमी को सोखते रहता, नमी को सोखते रहता है। इसलिए वहां लोहा पर जंग नहीं लगता। पूछेगा जंग लगने की क्या क्या कंडीशन है? यानी O2 की उपस्थिति हो और नमी हो। नमी और O2 जब दोनों होगा, नमी और O2 दोनों होगा, तब क्या होगा? लोहा में जंग लगेगा। चलिए अच्छा, अब बताइएगा, जो जब लोहा में जंग लगता है Fe+O2, Fe2O3 बनाता है ना, Fe2O3 नहीं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। यही ना जंग का फॉर्म होता है, Fe2O3 विथ X वाटर, है ना? पानी के कितना भी अणु जुड़ सकता है, नमी जुड़ता है ना। चलिए अच्छा, बताइएगा, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं, या सतलेपन करते हैं, या इसी को इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं ना। पूछेगा लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कहते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या जस्तीकरण कहते हैं। चलिए अच्छा, लोहे पर जो जंग लगने से क्या होता है? लोहे के भार में वृद्धि होती है, लोहे का आयु में कमी होती है। अब आता प्लेटिनम। क्या आता? प्लेटिनम। पूछेगा सफेद स्वर्ण किसको बोलते हैं? प्लेटिनम। किसको? प्लेटिनम को। नहीं, व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को। व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम। अच्छा, इसको पूछेगा व्हाइट गोल्ड किसको बोलेंगे? प्लेटिनम को। अच्छा, एडम्स उत्प्रेरक यानी एडम्स कैटालिस्ट किसको? प्लेटिनम। किसको? प्लेटिनम को। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु पूछे या सबसे कठोर तत्व पूछे, दोनों क्या? सॉरी, सबसे कठोर धातु पूछे प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व हीरा। याद है ना? सबसे कठोर धातु पूछे प्लेटिनम। सुनिए, कहाँ? नहीं, क्रोमियम नहीं, प्लेटिनम है। प्लेटिनम होता है, क्रोमियम नहीं। सुनिए, सबसे कठोर धातु पूछे प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व हीरा, है ना? सबसे कठोर पदार्थ पूछे वो भी हीरा, है ना? सबसे कठोर पदार्थ पूछे या तत्व पूछे, क्या होगा? हीरा। सबसे कठोर तत्व प्लेटिनम। सुनिए, हाँ, धातु। सबसे कठोर धातु पूछे प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व पूछे हीरा, या पदार्थ भी पूछे हीरा हो जाए। चलिए अच्छा, ये हो गया। अच्छा, प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहते हैं, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में प्रकृति की अवस्था मुक्त अवस्था। कौन सा अवस्था? मुक्त अवस्था। एक चीज देखे होंगे कि एल्यूमिनियम में भी जल्दी जंग नहीं लगता है। एल्यूमिनियम में भी जंग नहीं लगता है। एल्यूमिनियम को आप छोड़ दिए मिट्टी तर में, जंग लगता है? नहीं लगता। और जो एल्यूमिनियम है वो उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? उभयधर्मी, यानी Al2O3 जो होता है वो क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। 3 को यौगिक है, Al, Zn और Pb। कितना? Al, Zn और Pb। ये 3 ऐसा यौगिक है जो कि उभयधर्मी गुण दिखाता है, जो किसके तरह? अम्ल के तरह और क्षार के तरह, है ना? दोनों की तरह, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों दिखाता है। हाँ, वही ना था उभयधर्मी। चलिए अच्छा, एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एल्यूमिनियम का गलनांक और उसमें चालकता क्या होता है? उच्च। एल्यूमिनियम का गलनांक और उसमें चालकता उच्च होता है। यही कारण है कि इसको उपयोग किसमें करते हैं? खाना पकाने बर्तन में, है ना? खाना बनाने का जो बर्तन है उसमें किसका मैक्सिमम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं ना। क्यों? उसमें चालकता अधिक होता है। हम लोग खाना में किस बर्तन यूज करेंगे? जिसके उसमें चालकता ज्यादा हो, है ना?
हमें उस टाइप के बर्तन का यूज करना है जिसको उसमें चालकता क्या हो, ज्यादा हो। उसमें चालकता ज्यादा होगा तब ना थोड़ा भाई हीट पड़ेगा, जल्दी गर्मा जाएगा, है ना, तब ना हम लोग का खाना तेजी से पकेगा। इसीलिए हम लोगों को जो है किस प्रकार का बर्तन यूज करना चाहिए, एल्यूमिनियम, किसका, एल्यूमिनियम, चालकता अधिक हो जिसका, जिसकी उसमें चालकता अधिक हो, उसमें चालकता अधिक हो। चलिए ठीक है ना। अच्छा अब आता है कार्बन, क्या आता है, कार्बन। अच्छा कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4, संयोजकता भी 4। चलिए हाँ, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व क्या बनाता है, सार्वभौमिक तत्व, यूनिवर्सल तत्व, कौन सा तत्व, यूनिवर्सल। पूछेगा सार्वभौमिक तत्व किसको बनाता है, कार्बन को। अच्छा कार्बन जो है सहसंयोजक बंधन, कौन सा, सहसंयोजक। कार्बन जो है सहसंयोजक, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट। कार्बन जो है कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा यह इस्पात को कठोर, कार्बन जो इस्पात को क्या बनाता है, कठोर। अगर इस्पात में कार्बन मिला दें तो क्या होगा, वो कठोर हो जाएगा। या लोहा में भी कार्बन मिला क्या होगा, कठोर हो जाएगा। अच्छा कार्बन द्वारा मजबूत बॉन्ड बनाने के कारण यह इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। अच्छा फुलेरिन में कार्बन परमाणु फुटबॉल के आकार का होता है ना, जो बकमिस्टर फुलेरिन होता है। पूछेगा कार्बन कितना अपरूप, 3, कितना, 3। रेलवे में 3 कौन सा दिया था, ध्यान रखना, कार्बन कितना अपरूप, 3, और वो होता है ढेर, लेकिन मुख्य रूप से 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन, 3 को, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। जो बकमिस्टर फुलेरिन होता है उसमें कार्बन का 60 परमाणु, कितना, 60। पूछेगा जो बकमिस्टर फुलेरिन होता है उसमें कार्बन कितना परमाणु होता है, 60, नहीं C60 लिख निकलते हैं, C60। और जो बकमिस्टर फुलेरिन होता है उसका आकार किसके तरह, फुटबॉल, किसके तरह, फुटबॉल। जो बकमिस्टर फुलेरिन होता है उसका आकार कैसा था, फुटबॉल के समान, किसके समान, फुटबॉल के समान, किसके समान, फुटबॉल के समान। इसका परमाणु क्या होगा, फॉर्मूला C60। चलिए हाँ कार्बन हाँ, फ्लोरीन का आकार जीओडीसी होता है, कैसा, जीओडीसी। कार्बन 60 होता है। सुनिए कार्बन 60 को कितना परमाणु, 60 परमाणु होता है उसमें, ठीक है ना। और जो फ्लोरीन का आकार आता है फुटबॉल का या जियोडेसिक, फुटबॉल या जियोडेसिक से। चलिए अब आता सिलिकॉन, क्या आता, सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। पूछेगा सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। चलिए अच्छा इसका उपयोग आईसी में, किसमें, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में। पूछेगा हाँ चिप्स जो हो गया, मेमोरी हो गया या आईसी हो गया। सुनिए पूछेगा हाँ, पूछेगा आईसी बनाने में किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन, किसका, सिलिकॉन का। सोलर सेल में सिलिकॉन का, है ना, कौन सा, सिलिकॉन। अच्छा कैल्शियम के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है, कौन, सिलिकॉन। तथा जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो इसके सतह पर चिपक जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा कैल्शियम CaO को भखरा चूना बोलते, क्या बोलते हैं, भखरा चूना। CaO को क्या बोलते हैं, भखरा चूना, कास्टिक चूना या स्लेक्ट लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं ना। अच्छा CaO जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया उष्मा छेपी। चलिए अच्छा पुताई के दौरान क्या बता, CaOH Hal2। पुताई जब करते हैं उसके दौरान क्या बता, CaOH Hal2। वायुमंडल में CO2 पर प्रतिक्रिया कर लेता है ना, प्रतिक्रिया करके क्या बता, CaCO3, चूना पत्थर बनाता है ना, सूख जाता है। चलिए जो दीवार को क्या बनाता, अधिक चमकदार बनाता है ना। चलिए कैल्शियम मुक्त रूप से नहीं पाया, बस हो गया। कैल्शियम जो है मुक्त रूप से नहीं पाया। क्या कैल्शियम मुक्त रूप से पाया जाता है, नहीं, ये संयुक्त रूप से होता है, कैसा, संयुक्त, रिएक्टिव होता है इसीलिए। अच्छा यह कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि यौगिक के रूप में पाया जाता है। जो कैल्शियम है वो फास्फेट, कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में पाया जाता है ना। चलिए हो गया। आज दोस्तों केमिस्ट्री को हम लोग यहीं तक रखते हैं, टाइम भी बहुत आगे बढ़ गया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी, है ना। तो ये हम लोग का जो केमिस्ट्री है और एक दिन चलेगा, है ना। ये जो कौन सा चैप्टर है, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट है, नहीं आवर्त सारणी वाला है जो चैप्टर है, वो और एक दिन चलेगा, उसके बाद समाप्त होगा। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको बार बार पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। जो भी कमेंट आता है, जो भी आपको डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है ना। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ना शुरू करते हैं, बायोलॉजी, है ना। चलिए बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा बायोलॉजी में हम लोग का लगभग बोटनी तो समाप्त हो गया था ना, बोटनी में लगभग समाप्त होने वाला था या हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पढ़ना है बायोलॉजी में। अच्छा बायोलॉजी में हम लोग सुनिए, आज हम लोग के बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चलेगा ना। बायोलॉजी में जो हम लोग का बोटनी वाला पार्ट था वो खत्म हो गया था ना, जो प्लांट डीज था वो खत्म हो गया था ना, प्लांट डीज वाला पार्ट खत्म हो गया था ना। अच्छा अब बताइएगा धान में खैरा रोग किसकी कमी से, जस्ता, किसकी कमी से, जस्ता। पूछेगा कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से, जस्ता। आप बताइएगा आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से, जस्ता, किसकी कमी से, जस्ता। बताइएगा नींबू में डायबेग रोग किसकी कमी से, तांबा, किसकी कमी से, तांबा। बताइएगा फूल गोभी का जो ब्राउनिंग होता है किसकी कमी से, बोरॉन, किसका, बोरॉन, बी से बोरॉन, बी से ब्राउनिंग। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रंग होता है किसकी कमी से, बोरॉन, किससे, बोरॉन। आप बताइएगा कि अच्छा मक्का में व्हाइट बर्ड किसकी कमी से, जस्ता, किसकी कमी से, जस्ता। पूछेगा मक्का में व्हाइट बर्ड किसकी कमी से, जस्ता। अच्छा
बताइएगा सलजम में जो वाटर कोट होता है किसकी कमी से? मैंगनीज। किसकी कमी से? मैंगनीज। अच्छा चलिए, हम लोग का इस प्रकार से क्या हुआ था, नेक्स्ट डे जो था हम लोग पिछला दिन क्या किए थे, जो बोटनी में जो प्लांट डिजीज उसको खत्म कर लिए थे ना। आज हम लोग को बोटनी से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ना। क्या पढ़ना? इंपोर्टेंट फैक्ट। सुनिए, पहला है लौंग फूल की कली से प्राप्त। कहां से? लौंग फूल की कली से। पूछा जाता है कि लौंग का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? कली। कौन सा? कली। लौंग का कौन सा भाग खाते हैं? कली। क्या खाते हैं? कली। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, लौंग का कौन सा भाग खाते हैं? कली। चलिए, केसर, केसर यानी मसाला, केसर का उत्पादन कौन करता है? जम्मू कश्मीर। भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य जो केसर उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। सुनिए, केसर बनाने में जो है ना, केसर बनाने में पौधे का कौन सा भाग होता है? स्टिग्मा। कौन सा? स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र। पूछा जाता है केसर बनाने में केसर का कौन सा भाग यूज करते हैं? वर्तिकाग्र। कौन सा? वर्तिकाग्र। केसर बनाने में केसर का कौन सा भाग यूज करते हैं? वर्तिकाग्र। लेकिन लौंग का क्या कहते हैं? पुष्प कली। क्या कहते हैं? कली। चलिए, अच्छा, हेरोइन, जो हेरोइन अफीम होता है, कौन सा हेरोइन? जो हेरोइन अफीम होता है वो किससे मिलता है? पोस्तास। किससे? पोस्तास। पोस्ता हम लोग बाड़ी उड़ी लगाते हैं खेत में। जो हेरोइन अफीम किससे बनता है? पोस्तास से। यही कारण है, सुनिए, यही कारण है पोस्ता लगाना क्या है? कानूनी अपराध है ना, बैन है ना। अगर पोस्ता लगा लिए, पुलिस को खबर चले, केस हो जाएगा ना पे, है ना। खाने वाला होता है। सुनिए, पोस्ता लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है, समझ गए ना। इसीलिए पोस्ता आप नहीं लगा सकते, ये इलीगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोस्ता का जो डंठल होता है उससे क्या होता है? हेरोइन नामक अफीम। अफीम क्या होता है? एक तरह का नशीला पदार्थ है ना। चलिए, अच्छा, एजोला नामक जलीय फल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त है। जो एजोला होता है, एजोला पूछेगा ऐसा कौन सा जलीय फल है जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में? एजोला। कौन सा? एजोला। ऐसा कौन सा जलीय जैव उर्वरक है जिसका यूज करते हैं हम लोग? कौन सा? एजोला। एजोला जो, हाँ, एजोला जो जलीय फल है उसका यूज किसमें करते हैं? जैव उर्वरक के रूप में। चलिए, आप जीवित जीवाश्म देखिए क्या होता है। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, है ना, किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर अपने पृथ्वी पर पाए जाते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म। चलिए, बहुत पहले था और कोई भी मतलब कोई उसमें प्रभाव नहीं है, वो अभी भी क्या है वैसे ही, इसलिए उसको कहते हैं जीवित जीवाश्म। चलिए, जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव का विकास हुआ है। अच्छा, जीवित जीवाश्म का पाया जाना क्या बताता है? जैव का विकास हुआ है ना। चलिए, उदाहरण जिंकोगो, क्या? जिंकोगो, जो जिंकोगो वृक्ष है ना, जिंकोगो वृक्ष साइनोबैक्टीरिया, फर्न हो गया, रेड पांडा हो गया, कोआला हो गया, एडवार्क हो गया, लेरोमोटा बिल्ली हो गया, सिलाकेंथ हो गया, ये सब क्या है? जीवित जीवाश्म। क्या है? जीवित जीवाश्म। सुनिए, कुनेन, कुनेन किसे प्राप्त करता है? सिंकोना की छाल से। पूछा जाता है कुनेन किसकी दवा? मलेरिया की ना। पूछे मलेरिया की दवा के रूप में किसका युक्त है? कुनेन। किसका? कुनेन। किससे प्राप्त करें? सिंकोना की छाल से। सिंकोना की छाल से। जो कुनेन मलेरिया की दवा, कुनेन मलेरिया की दवा किससे प्राप्त करें? सिंकोना की छाल से। पूछेगा जो कुनेन मलेरिया की दवा कौन सी? कुनेन। जो कुनेन मलेरिया की दवा किससे प्राप्त करें? सिंकोना की छाल से। सिंकोना की छाल से। जो कुनेन मलेरिया की दवा किससे प्राप्त करें? सिंकोना की छाल से। चलिए, अच्छा, ये हो गया। चलिए, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण? कैरोटीनॉइड। किसके कारण? कैरोटीनॉइड। पूछेगा पत्ती का रंग लाल, पीला या नीला होता है ना, अलग अलग कलर का, किसके कारण? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का। या पूछे गाजर का रंग लाल क्या होता है? कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन। तो वही कैरोटीनॉइड या कैरोटीन वही पिगमेंट होता है। चलिए, अच्छा, 2,4-D पता है 2,4-D क्या है? पूछा गया क्वेश्चन, 2,4-D है, खाली लिख दिया 2,4-D है, ज्वारनाशी, खरपतवारनाशी, इस क्या है? खरपतवार। जो 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। चलिए, यह विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवारनाशी है। पूछेगा विश्व में उत्पन्न होने वाला पहला खरपतवारनाशी कौन सा? 2,4-D। 2,4-D। चलिए, पूछेगा विश्व में उत्पादित होने वाला या बनने वाला पहला खरपतवारनाशी कौन सा? 2,4-D। चलिए, 1940 में बना था। कब? 1940 में। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार कौन सा? आयरकोनिया। आयरकोनिया कौन सा? आयरकोनिया। आयरकोनिया क्रेसिसिपस। आयरकोनिया क्रेसिसिपस। चलिए, यानी जलकुंभी है, ठीक है। इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया जाता है ना, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशयों के विनाश का कारण बन जाता है, ठीक है ना। अतः इसे बंगाल का आतंक, पूछेगा बंगाल का आतंक किसको बोला था? आइकोनिया। किसको? आइकोनिया क्रेसिपस। आइकोनिया क्रेसिपस। जो आइकोनिया क्रेसिपस है इसको बंगाल का आतंक बोला था, बंगाल का आतंक। चलिए, वाणिज्यिक मूल्य का जो कॉर्क, वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कॉर्क होता है, जो जिसको कमर्शियल यूज में जिस कॉर्क का यूज करते हैं, किससे प्राप्त? सुबेर। किसे? सुबेर से। पूछेगा कॉमर्शियल यूज में जो कॉर्क यूज होता है किसमें? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल पर्पस में जो कॉर्क यूज होता है वो किसमें क्या होता है? क्या होता है? सुबेर। किससे प्राप्त? सुबेर से। पूछेगा यानी वाणिज्यिक प्रयोग में
जो कॉर्क यूज करते हैं उसको किसे प्राप्त करते हैं? सुबेर। कहाँ से? सुबेर। सुबेर किसे? सुबेर से। सुबेर एक प्लांट होता है, समझ गए? सुबेर से प्राप्त करते हैं। चलिए, विश्व में का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? नहीं, विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस, है ना? पूछेगा विश्व में सबसे अधिक तेजी बढ़ने वाला पौधा बांस, लेकिन विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा या जल पादप कौन सा है? हायसिंथा। क्या है? हायसिंथा। पूछेगा विश्व में, हाँ, विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा कौन सा? हायसिंथा। कौन सा? हायसिंथा। लेकिन कहेगा विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। चलिए, ओक या बांस के पेड़ के दृढ़ फल यानी नट को वलूत का फल कहा जाता है। इसके पत्तियों में पेनिकल, कौन सा? पेनिकल पाया जाता है, जिसे कीड़े मकोड़े पेड़ से दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है, ठीक है ना? इनसे पुराने जमाने में बड़े बड़े जहाजों के नाव का निर्माण किया जाता था, है ना? क्यों? क्योंकि टिकाऊ होता है। चलिए, ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित करता है। जो ओक का पेड़ होता है, किसका पेड़? ओक का। जो ओक का पेड़ होता है वो अतिरिक्त पानी को धरती से सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है, स्टोर करता है। और भूमिगत पानी में बहुत वृद्धि करते हैं। जो भूमिगत पानी उसमें क्या बहुत अधिक वृद्धि करता है। यह पर्यावरण संतुलन में अधिक मदद होता है ना? पूछेगा ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि पर्यावरण संतुलन में मदद करता है? कौन सा? ओक। कौन सा? ओक। ओक ऐसा प्लांट है जो एक्स्ट्रा वाटर की मात्रा क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब, सोख के स्टोर करके लगता है, और पानी की मात्रा क्या करता है? भूमिगत पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। चलिए, यह पर्यावरण संतुलन को बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ मोंटेविले। कौन सा? मोंटेविले। पूछेगा सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ कौन सा? मोंटेविले। अच्छा, लुसियाना में, कहाँ पे? लुसियाना में। पूछेगा मोंटेविले कहाँ है? लुसियाना में। कहाँ पे? लुसियाना में। 1500 वर्ष पुराना। कितना? 1500। अच्छा, ध्रुव जलवायु विज्ञान के अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण क्या कहलाता है? ध्रुव जलवायु विज्ञान। अच्छा, जैव जलवायु विज्ञान के जलवायु मौसम और सजीव के बीच जो संबंध होता है, सुनिए, जलवायु मौसम और सजीव के बीच जो संबंध होता है उसी का जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलते हैं? जैव जलवायु विज्ञान। जैव जलवायु विज्ञान। क्या हुआ? जलवायु मौसम और सजीव इनके बीच जो संबंधों का अध्ययन होगा, इनके बीच सजीवों का अध्ययन क्या? जैव जलवायु विज्ञान। जैव जलवायु विज्ञान। जैव जलवायु विज्ञान। जैव हो गया और जलवायु दोनों के बीच संबंध का अध्ययन कर क्या बोलेंगे? जैव जलवायु विज्ञान। अच्छा, अब बताइएगा सबसे बड़ा आवृत वृक्ष कौन सा? यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस। एक नंबरिया क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है सबसे बड़ा आवृत वृक्ष कौन सा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत वृक्ष कौन सा? यूकेलिप्टस। चलिए, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा? सिकोया। कौन सा? सिकोया। पूछेगा संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा? सिकोया। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। चलिए, संसार का जो सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, इसकी ऊंचाई कितना है? 120 मीटर। कितना? 120। पूछेगा संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। वो नग्नबीजी है। क्या है? नग्नबीजी। क्या है? नग्नबीजी। इसकी लंबाई कितना? 120। कितना? 120। उसका नाम क्या है? पता क्या नाम है? इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया बोला था। कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया। कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। पूछेगा सिकोया को क्या बोला? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। अच्छा, आप बताइएगा सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा? लेमना। कौन सा? लेमना। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना। अच्छा, आप बताइएगा सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया। किसका होता है? लेडोसिया। 12 इंच होता है। अच्छा, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? एजोला। कौन सा? एजोला। जलिए पादप है। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। अच्छा, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे छोटा वुल्फिया। जानते हैं ना? अच्छा, आ गया। अच्छा, रेफ्लेसिया हो गया। 8 kg होता। कितना? 8 kg है ना? अच्छा, यह वाइटिस जड़ की परजीवी है। किसका है? वाइटिस जड़ की। अच्छा, हो गया। सबसे बड़ा नर युग्म कौन सा है? नर युग्मक साइकस। कौन सा है? साइकस। एक नग्नबीजी पादप है। अच्छा, सबसे बड़ा बीजाणु किसका होता है? साइकस। किसका? साइकस का। अच्छा, जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? साइकस। किसको? साइकस को। पूछेगा जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? साइकस को। जीवित जीवाश्म साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। अच्छा, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? शैवाल में। किसमें? शैवाल में। पूछेगा सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? शैवाल में। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में। चलिए, हाँ, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। किसमें? ट्राइलियम में। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में। अच्छा, सबसे छोटा जो नग्नबीजी पादप होता है जेमिया पिग्मिया। किसका होता है? जेमिया पिग्मिया का। अच्छा, सबसे भारी लकड़ी किसका होता है? सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्बिचिया बाइनेवा। हार्बिचिया बाइनेवा। हार्डिबिचिया बाइनेवा। नाम भी इसका अजीब है थोड़ा, सुनिए। अच्छा, टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा? केंद्र। कौन सा? केंद्र। केंद्र जो है ना टेनिस गेंद जैसा फल होता है, ठीक है। अच्छा, जंगल की आग किसको बोलते हैं? ढाक। किसको? ढाक को। पूछो जंगल की आग किसको बोलते हैं? ढाक। किसको? ढाक को। अच्छा, आप बताइएगा अफीम देने वाला पौधा कौन सा? अफीम देने वाला? पोपी। कौन सा? पोपी।
पोपी जो पौधा होता है, अफीम देता क्या होता है, अफीम, इसमें मोपिन होती, क्या होती है, मोपिन। अच्छा अच्छा, कॉफी देने वाला पौधा कौन सा है, कोकिया अरेबिका, कोकिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका। सुनिए अब बताइए कॉफी में क्या बता, कैफीन, कॉफी में कैफीन, चाय में थीन, चाय में थीन, इसमें उसके बाद अरे खाते क्या है ऐसे होट मिला जाता है, चिंगम, नहीं जी, अरे खैनी, हाँ तंबाकू में क्या बता है, कैफीन, क्या बता, कैफीन। ना कैफीन। सुनिए चाय में थीन, हाँ निकोटीन, सुनिए तंबाकू में नहीं, चाय में थीन, कॉफी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन, है ना। चलिए अच्छा, कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा, थियोब्रोमा। पूछेगा कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका होता है, इसमें कैफीन होती है, चाय में थीन, तंबाकू में निकोटीन। चलिए हफीम देने वाला पौधा क्या है, मोपिन या पोपी, मोपिन या पोपी। इस प्रकार जो है हम लोग का बायोलॉजी, लुसेंट का जो बायोलॉजी का सेक्शन था कौन वाला, बोटनी वाला, क्या होता है, समाप्त हो जाता है, बोटनी वाला सेक्शन समाप्त हो जाता है। समय कितना हो देखिए तो 38 बार। अब हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, है ना। क्या पढ़े, हिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग खत्म हो गया ना। तो दोस्तों हम लोग का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, हाँ अब आता है प्राणी विज्ञान, है ना, उसको भी पढ़ लेंगे, है ना। हम लोग का जो बोटनी वाला सेक्शन है वो लुसेंट से समाप्त हो गया, है ना। आप लोग क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए बार बार। फिर हम लोग का होली के बाद क्या होगा, होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा, है ना। तो होमवर्क सीरीज जो देंगे उसमें और मजा आएगा, पढ़ के आना, यहाँ डिस्कशन होगा, है ना। उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा, चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, है ना, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सबको कवर करेगा। चलिए आगे देखते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर, हिस्ट्री। चलिए हिस्ट्री पढ़ने वाला है। अच्छा हिस्ट्री में हम लोग अशोक पढ़ लिए थे ना, अशोक का जो अभिलेख है पढ़ लिए थे ना। सुनिए अशोक का अभिलेख का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। सुनिए अशोक का जो पहला अभिलेख किसकी निंदा करता है, पशुबलि की। अशोक का पहला अभिलेख पशुबलि, दूसरा में चिकित्सा व्यवस्था पशु की, है ना, पशु और मनुष्य दोनों। अच्छा तीसरा में क्या था, धार्मिक नियम, है ना, तीसरा में धार्मिक नियम। चौथा में क्या था, भैरी घोष और धम्म घोष की चर्चा, भैरी घोष और धम्म घोष। पांचवा में क्या था, धम्म महामार्ग, पांचवा में धम्म महामार्ग। अच्छा छठा शिलालेख में क्या था, अशोक का आत्मनियंत्रण, क्या था, आत्मनियंत्रण। सातवां और आठवां तीर्थ यात्रा, क्या था, तीर्थ यात्रा। सातवां आठवां में तीर्थ यात्रा। अच्छा बताइए नौवां में सच्ची भेंट और शिष्टाचार, सच्ची भेंट और शिष्टाचार। 10वां में क्या था, बोलिए। अच्छा आदेश दिया था ना कि राजा को, सुनिए 10वां में ये आदेश दिया था कि राजा को जनता के बारे में सोचना चाहिए, है ना, राजा को किसके बारे में, प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। चलिए यानी जो उच्च अधिकारी है उसको किसके बारे में, प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। 11वां में क्या था, धम्म की व्याख्या। पूछेगा 11वां अभिलेख में किसकी चर्चा है, धम्म की व्याख्या। धम्म की व्याख्या किसमें है, 11वां अभिलेख, किस अभिलेख में, 11वां। पूछेगा धम्म की व्याख्या किस अभिलेख में, 11वां, धम्म की व्याख्या 11वां अभिलेख। चलिए अच्छा 13वां अभिलेख में क्या है, हाँ कलिंग युद्ध, 13वां में कलिंग युद्ध। और यवन राजा, जो भारत का 5 यवन राजा, उसका नाम का उल्लेख है, कलिंग युद्ध और यवन राजा की चर्चा। चलिए 14वां में क्या था, अशोक ने किसको, हाँ जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। 14वां में यही था ना कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। चलिए हम लोग का जो है अशोक का जो ये शिलालेख भी हो गया था और स्तंभ लेख भी हो गया था ना। अच्छा थोड़ा सा स्तंभ लेख रिवाइज करते हैं। अशोक का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहाँ पे मिला है, कौशाम्बी में। कहाँ पे, कौशाम्बी। इसमें इसको जो है अकबर कहाँ ले गया, इलाहाबाद में, है ना। प्रयाग जो स्तंभ अभिलेख कहाँ पे था, कौशाम्बी में था, इसको अकबर कहाँ ले गया, इलाहाबाद। अच्छा दिल्ली टोपरा अभिलेख, कौन सा, दिल्ली। ये कहाँ, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से टोपरा ले गया, दिल्ली से, अच्छा टोपरा से दिल्ली लाया। सुनिए जो फिरोज शाह तुगलक था टोपरा अभिलेख, टोपरा से कहाँ लाया, दिल्ली लाया। तीसरा दिल्ली मेरठ अभिलेख था, स्तंभ लेख था, इसको फिरोज शाह कहाँ लाया, दिल्ली लाया। अच्छा चौथा रामपुरवा अभिलेख कहाँ मिलता है, बिहार में। कहाँ पे, रामपुरवा। पूछेगा रामपुरवा अभिलेख का संबंध कहाँ से, चंपारण, बिहार से। रामपुरवा अभिलेख चंपारण, बिहार से, है ना। इसकी खोज 1872 में कौन कहता है, कार्लायल। अच्छा लौरिया आर्यराज, लौरिया आर्यराज कहाँ, वो भी चंपारण, बिहार में। लौरिया आर्यराज कहाँ, चंपारण, बिहार में। अच्छा लौरिया नंदनगढ़, वो भी कहाँ, चंपारण, बिहार में। पूछेगा जो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, इसका क्या विशेषता है, इस पर स्तंभ पर मोर है, क्या, स्तंभ पर मोर का चित्र। पूछेगा जो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है उसकी क्या विशेषता है, स्तंभ पर मोर का चित्र है, स्तंभ पर मोर का चित्र है ना। चलिए ये जो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहाँ से मिला है, चंपारण, बिहार से। चंपारण, बिहार से। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ना, अब इसे आगे पढ़ते हैं। चलिए अच्छा कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख, है ना, जो कौशाम्बी अभिलेख है ना, कौन सा अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन सा अभिलेख, रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, कौन सा, 7वां।
पूछेगा अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। कौन सा अभिलेख? 7वां। 7वां में किसकी चर्चा हुआ था? तीर्थ यात्रा। 7वां जो 8वां किसकी चर्चा? तीर्थ यात्रा। इसलिए जो 7वां अभिलेख सबसे लंबा उसमें किसकी चर्चा था? तीर्थ यात्रा। चलिए, सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमनदेही है। कौन सा है? रोमनदेही। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रोमनदेही। कौन सा है? रोमनदेही। पूछेगा अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां, जिसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रोमनदेही अभिलेख। कौन सा? रोमनदेही अभिलेख। सुनिए, इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया। कितना? 1/8। पूछेगा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 कर दिया। ये किस अभिलेख में लिखा गया? रोमनदेही। कौन सा अभिलेख? रोमनदेही। सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेही अभिलेख। चलिए, हाँ। और लुम्बिनी लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। लुम्बिनी जो ग्राम था, लुम्बिनी कौन सा? लुम्बिनी जो ग्राम था उसका जो धार्मिक कर बलि था वो क्या कर दिया? माफ कर दिया। इस प्रकार की बातें कहाँ मिलता है? कौन सा अभिलेख? रोमनदेही। कौन सा? रोमनदेही। पूछेगा रोमनदेही अभिलेख में अब अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें क्या किया गया है? जो लुम्बिनी में जो धर्म यात्रा के दौरान जो भू राजस्व का कर था, भू राजस्व का कर, उसको घटाकर कितना किया? 1/8। कितना किया गया? 1/8। और जो धार्मिक कर बलि था, कौन सा? बलि। जो धार्मिक कर बलि था उसको क्या किया गया? कम कर दिया। क्या कर दिया? मतलब समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। चलिए, महास्थाना बांग्लादेश से प्राप्त। महास्थाना कहाँ से? बांग्लादेश। पूछे महास्थाना कहाँ है? बांग्लादेश। कहाँ है? बांग्लादेश। जो महास्थाना बांग्लादेश प्राप्त सागौरा, सब कौन सा अभिलेख? सागौरा ताम्रपद अभिलेख। कौन सा? सागौरा ताम्रपद। पूछेगा महास्थाना कहाँ पे है? बांग्लादेश में। वहां से कौन सा अभिलेख? सागौरा। कौन सा? सागौरा। ये पूछेगा सागौरा अभिलेख कहाँ से मिला है? बांग्लादेश। कहाँ से? बांग्लादेश। सागौरा अभिलेख कहाँ से मिला? बांग्लादेश से। कहाँ से मिला? बांग्लादेश से। अच्छा, बांग्लादेश से मिला है। इस अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, कौन सा? अकाल, सूखा, जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत काम के बारे में विवरण मिला है। पूछेगा, हाँ, पूछेगा अकाल के बारे में राहत काम है ना, जब अकाल आया था उसके बारे में जो राहत काम है, 21 अभिलेख से मिलता है। सागौरा अभिलेख। कौन सा? सागौरा। कहाँ मिला है? बांग्लादेश। कहाँ पे मिला? बांग्लादेश। पूछेगा सागौरा अभिलेख का प्रमाण कहाँ से मिला है? बांग्लादेश। कहाँ से? बांग्लादेश से। अच्छा, इस सागौरा जो अभिलेख है, इसे मौर्य काल में जो भी अकाल आया था, जो सूखा आया था, जो दैवीय प्रकोप था, या जो राहत काम किया गया था, उनकी चर्चा किसमें है? सागौरा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख? सागौरा। पूछेगा अशोक के सागौरा अभिलेख में किसकी चर्चा है? राहत काल। किसकी? राहत काल। अकाल में, हाँ, अकाल में दिए गए राहत काल की। चलिए, अच्छा, कहाँ से मिला है? बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन सा स्थान? महास्थाना। कौन सा स्थान? महास्थाना। अगला पढ़िए। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा किया है कि सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं। चलिए, अशोक का सार एक कुना यानी कहरदार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक का जो सार एक कुना अभिलेख है ग्रीक और अरमाइक भाषा। किस भाषा में? ग्रीक और अरमाइक भाषा में। ग्रीक और अरमाइक भाषा में। चलिए, अच्छा बताइए, ग्रीक और जो अरमाइक भाषा था वो अफगानिस्तान मिला था। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। सुनिए, और उसके बाद खारस्ती और ब्रह्मी। खारस्ती और ब्रह्मी कहाँ मिला? भारत में मिला था ना। कहाँ पे? भारत में। आप पाकिस्तान में कौन मिला था? नहीं, पाकिस्तान में दूसरा मिला था। कौन नहीं था? पाकिस्तान में खरोष्टी, भारत में ब्रह्मी, अफगानिस्तान में अरमाइक। हाँ, अरमाइक। ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अशोक प्रथम शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुनानी कहरदार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा। किस भाषा में? ग्रीक और अरमाइक भाषा में। चलिए, साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांच परखा जाता था। जब साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति होती थी, पुरोहित मतलब क्या? पंडित को रखा जाता था जब दरबार में, है ना, या मुख्यमंत्री यानी उच्च अधिकारी की जब नियुक्ति होती थी उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था ना, जिसे उपधा परीक्षण। क्या कहता है? उपधा परीक्षण। जब इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, क्या किसकी? इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, तो इनका क्या होता? बहुत जांच परीक्षण होता था। इसको क्या बोलते? उपधा परीक्षण। क्या बोलते? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण बोला जाता था ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद क्या होता था? मंत्री परिषद। पूछेगा मौर्य काल में सम्राट की सहायता के लिए क्या होता? मंत्री परिषद। क्या होता? मंत्री परिषद। चलिए, होता था ना। अच्छा, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करते थे। मंत्री परिषद में कितना सदस्य था? या तो 12 या तो 16 या 20। अच्छा, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता। किसका? तीर्थ का। अर्थशास्त्र में तीर्थस्थ अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता? तीर्थ का, जिसे महामात्र भी कहा जाता। क्या कहा जाता? महामात्र। जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था, जो शीर्षस्थ अधिकारी, उसको क्या कहता? महामात्र। चलिए, इसकी संख्या 18 था। कितना थी? 18।
अच्छा, महामारी की संख्या कितना थी? 18। अच्छा, अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया? अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा, किसको? जासूस को। अर्थशास्त्र में 4 किसको कहा गया? जासूस, किसको? जासूस को। चलिए, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 कितना थी? 5। पूछेगा अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांत में था? 5। कितना था? 5। पूछा जाएगा अशोक के समय जो प्रांत था मौर्य साम्राज्य कितने प्रांत में था? 5 प्रांत में। प्रांतों को चक्र कहा जाता, क्या कहता? चक्र। जो प्रांत होता उसको क्या कहता? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के अनुसार प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र हुआ करते। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र। प्रांतों के प्रशासक कौन होते? कुमार या आर्यपुत्र। कुमार या आर्यपुत्र। जो प्रांतों के प्रशासक होते कौन होते? कुमार या आर्यपुत्र होते। या राष्ट्रीय कहलाते, क्या कहलाते? राष्ट्रीय। जो प्रांतों के प्रशासक होते थे कुमार या आर्यपुत्र कहलाते या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, किसमें? विषय में किया गया, जो कि विषयपति का अधीन, किसके? विषयपति। प्रांत का जो विभाजन है वो किसमें किया गया? विषय, किसमें? विषयपति में। अच्छा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थे? गांव। ये पूछा जाता है कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या आती थी? ग्राम। क्या होते थे? ग्राम। और उसके मुखिया को ग्रामीण, इसके मुखिया को ग्रामीण। पूछा जाएगा जो मौर्य प्रशासन थी उसकी प्रशासन में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम। गांव के प्रधान को ग्रामीण, गांव के प्रधान को ग्रामीण का क्या कहता है? ग्रामीण। चलिए, प्रशासकों में सबसे छोटा क्या होता था? गोप। क्या होता था? गोप। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या होता था? गोप। क्या होता था? गोप। अच्छा, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, जो गोप होता था कितने ग्राम शासन संभालता था? 10। पूछेगा प्रशासकों में जो सबसे छोटा गोप होता था वो कितने गांवों का शासन संभालता था? 10 गांव का। चलिए, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। कितना? 30। मेगास्थनीज जैसा अपना इंडिका में लिखता है कि जो नगर का प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता है। चलिए, है ना, जो कि समितियों में विभाजित था। अच्छा, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता है। बिक्री करके कितना? मूल्य का, जैसे मान लें 10 रुपये का आप कोई भी चीज बेचते हैं, आपको कितना रुपये लगेगा? 1 रुपया। कितना? 1। मतलब उस समय भी टैक्स था, है ना। मौर्य काल में टैक्स कितना था? 1%। कितना था? 1। 10 में 1, 10वां भाग, है ना, 10वां भाग। हाँ, 10% हो गया। चलिए, कितना था? 10%। चलिए, इसे बचाने के लिए मृत्युदंड दिया था, है ना। जो इसको बचा था उसको कौन सा दंड? मृत्युदंड। पूछा जाएगा मौर्य काल में जो लोग टैक्स अदा नहीं करते उसको कौन सा दंड दिया था? मृत्यु। कौन सा? मृत्युदंड। कौन सा दंड? मृत्युदंड दिया जाता। चलिए, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी। मेगास्थनीज के अनुसार जो एग्रोनोमाई, कौन सा? एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। चलिए, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही, 50,000 अश्वरोही, सैनिक 9,000, हाथी 8,000। सॉरी, सुनिए, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही, सैनिक 9,000 हाथी और 8,000 रथ। 9,000 हाथी और 8,000 रथ, है ना। जस्टिन कौन था? इतिहास का था ना, वो ऐसा बताता है। चलिए, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को राउंड डाला। क्या किया? राउंड डाला। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख फौज को लेकर सारे भारत को क्या किया? राउंड डाला। क्या किया? राउंड डाला। यह बात भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। यह बात सही है। जो पश्चिम उत्तर के जो भारत का क्षेत्र था किससे मुक्त किया? सेल्यूकस, है ना। सेल्यूकस निकेटर से मुक्त किया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनान का था ना, यूनान का राजदूत था ना। किसका? सिकंदर का सेनापति था। चलिए, जब से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा। क्या कहा? लुटेरा का। पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कौन सी सेना कहा? लुटेरों की सेना। कौन सी सेना? लुटेरी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कौन सी सेना कहा? लुटेरे की सेना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कौन सी सेना कहा? लुटेरे की सेना। कौन सी सेना? लुटेरा। जो जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कौन सी सेना कहा? लुटेरों की सेना। किसकी सेना? लुटेरों की सेना कहा। चलिए, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता। क्या कहलाता? नायक। युद्ध क्षेत्र में सेना का जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी वो क्या कहलाता? नायक, है ना, हीरो जिसको बोलते हैं। चलिए, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। क्या होता था? सेनापति। जो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या होता था? सेनापति। क्या होता था? सेनापति। चलिए, प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही। कितना? 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी थे। जो यूनानी लेखक कौन? प्लिनी, है ना। जो यूनानी लेखक प्लिनी है वो मानते हैं कि जो यूनानी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, हाँ, 6 लाख पैदल सिपाही, 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी थे।
प्लिनी अलग बात कहता है, जस्टिन अलग बात कहता है ना। चलिए मेगास्थनीज के अनुसार सुनिए, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती, 5 सदस्यीय 6 समितियां, 5 सदस्य वाली 6 समितियां करती थी, है ना, जो इसका सेना का रखरखाव। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात सर्प नामक अमात्य के नाम अधीन था। पूछा जाएगा मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था महामात सर्प, कौन सा, महामात सर्प नामक अमात्य के अधीन था। किसके अधीन था, महामात सर्प के अधीन था। चलिए अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष तथा एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर संस्था कहा गया। क्या कहा गया, गुप्तचर संस्था। चलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले या काम करने वाले को गुप्तचर संचार कहा गया। क्या कहा, संचार, जो यहाँ वहां घूमता, संचार जो एक जगह रह के काम उसको क्या कहा, गुप्तचर, है ना। चलिए अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा, क्या कहता, राजू। जो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था, जो न्याय सुनाता था, उसको क्या कहा गया, राजू। क्या कहा गया, राजू, है ना। अच्छा, सरकारी भूमि को सीता भूमि क्या कहता, सीता भूमि। जो दान में दी गई भूमि होती थी, यानी जो सरकारी भूमि उसको क्या होता है, सीता भूमि। कौन सा भूमि, सीता भूमि। पूछा जाता है कि दान में दी गई भूमि को क्या, कौन सी भूमि कहता है, सीता भूमि कहता है। वर्षा के अच्छी खेती हो, वर्षा के अच्छी खेती, कौन सी, वर्षा के अच्छी खेती। सुनिए वर्षा, अच्छा क्या हो गया, हाँ, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवदेव मातृक, अवदेव मातृक। सुनिए बिना वर्षा का जिस खेत में अच्छा उपजाऊ हो जाता था, बिना वर्षा का अच्छा उपजाऊ जिस खेत में हो जाता था उसको क्या कहता था, अवदेव मातृक, अवदेव मातृक, अवदेव मातृक कहा जाता था। अच्छा, मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग, द्रोण किसके लिए, अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 भागों में बांटा, कितने भागों में, 7 भागों में। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 होना चाहिए। मेगास्थनीज ये कहा कि एक समाज में इतने लोगों के होना जरूरी है ना। सुनिए स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा का, क्या कहलाती, रूपा जीवा। जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति, किसको, वेश्यावृत्ति। जो महिलाएं स्वतंत्र रूप से किसको, वेश्यावृत्ति, किसको, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति को अपनाते उसको क्या कहते, रूपा जीवा। क्या कहलाते, रूपा जीवा। सुनिए नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर का राजा प्रवर्तक की सहायता, किसका लिया, प्रवर्तक। नंद वंश का नाश करने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है, किसका सहायता लिया, प्रवर्तक। किसका, प्रवर्तक, कश्मीर का राजा। सुनिए मौर्य शासन 137 वर्षों, कितना था, 137। पूछेगा मौर्य शासन कितना साल था, 137 साल था। कितना साल था, 137। पूछेगा मौर्य साल कितना, मौर्य, हाँ, शासन कितना साल था, 137 साल तक। अच्छा, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, कितने, 10। भागवत पुराण ये कहता है जो मौर्य वंश में कितना राजा हुए, 10। जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा, वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। भागवत पुराण बताता है 10 राजा, वायु पुराण 9 राजा। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ। पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, किसने किया, पुष्यमित्र शुंग। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ। उसका मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। अच्छा, इसकी हत्या किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। 185 में कर दिया। और कौन सा वंश, शुंग वंश की स्थापना कर दिया। कौन सा वंश, शुंग वंश। हत्या कर दी और पूर्व में कर दी। और मगध पर कौन सा वंश, और मगध में मगध वंश का था आसान पर कौन सा वंश, शुंग वंश की नींव पड़ी। कौन से वंश, शुंग वंश। इस प्रकार जो है हम लोग का हिस्ट्री में मौर्य वंश समाप्त हो गया। मौर्य वंश क्या हुआ, समाप्त हो। समय कितना हुआ, 54 हो गया है। सुनिए इस प्रकार जो है हम लोग का मौर्य वंश क्या हुआ, समाप्त हो गया। दोस्तों आप लोग भी मौर्य वंश को लुसेंट से रिवाइज करके, कहाँ से, लुसेंट से पूरे रिवाइज करके आइएगा। कल फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, है ना। अब हम लोग का 5 मिनट जो टाइम बचा है, हम लोग एसपीडी का जो वार्षिकांक आता है ये वाला, है ना, एसपीडी जो वार्षिकांक है इससे करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। एसपीडी जो वार्षिकांक आता है ना, ब्लू वाली बुक, उसी से, है ना। चलिए आज 5 मिनट है, हम लोग क्या करते हैं, इधर पढ़ लेते हैं ना, नियुक्ति वाला सब सुनिए। अच्छा आज हम लोग को पढ़ना है क्या, अच्छा अभी बताइएगा भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, 12। कितना है, 12। अच्छा बताइएगा आरबीआई के भी चेयरमैन कौन है, मैंने भारतीय शक्तिकांत दास, यानी गवर्नर शक्तिकांत। अच्छा बताइएगा कि स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा। अच्छा आप बताइएगा कि, चलिए यही दोनों याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए इधर, चलिए अच्छा आप बताइएगा जो हेलिना, हेलिना क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। पूछेगा रक्षा उपकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, रक्षा उपकरण।
पूछा जाएगा हेलिना क्या है, एंटी टैंक मिसाइल कहाँ पे बना है, भारत में, कहाँ पे, भारत में। पूछेगा हेलिना कहाँ का, एंटी टैंक मिसाइल क्या है, एंटी टैंक मिसाइल कहाँ का है, भारत में विकसित हुआ, कहाँ पे, भारत में। अच्छा चिनूक क्या है, चिनूक अमेरिकी हेलीकॉप्टर, क्या है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर है। पूछेगा चिनूक क्या हेलीकॉप्टर कहाँ का, अमेरिका का। कौन सी कंपनी बनाया, बोइंग कंपनी। कौन सी कंपनी, बोइंग। पूछा जाता है जो चिनूक हेलीकॉप्टर इसको कौन बनाया, अमेरिका की बोइंग कंपनी, अमेरिका की बोइंग कंपनी। अच्छा बराकाट क्या है बताइए तो, बराकाट सुनिए, डीआरडीओ इजराइल, डीआरडीओ इजराइल का मिसाइल है, क्या मिसाइल है। सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल कौन है, बराकाट। सुनिए हाँ पूछे बराकाट, पूछे किसका है, बराकाट किसका है, डीआरडीओ इजराइल का, डीआरडीओ इजराइल। हाँ जो बराक 8 मिसाइल है वो डीआरडीओ और इजराइल दोनों मिलकर बनाया। बराक 8 मिसाइल किसने, डीआरडीओ और इजराइल, डीआरडीओ और इजराइल दोनों मिलकर बनाया। तो ये सरफेस टू एयर में, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में, सतह से हवा में, सतह से हवा में वार करने वाले। अच्छा आईएनएस बेला, बेला कहाँ का, फ्रांस, कहाँ का, फ्रांस। बेला कहाँ का, फ्रांस है। ये जो फ्रांस का स्कॉर्पियन क्लास, कौन से, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी। पूछेगा बेला क्या है, तो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है, क्या है, पनडुब्बी कहाँ की है, फ्रांस की। बेला क्या है, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी, बेला क्या है, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कहाँ की है, फ्रांस की, कहाँ की, फ्रांस की। अच्छा राफेल कहाँ का है, फ्रांस, कहाँ का, फ्रांस का। डसॉल्ट एविएशन कौन सा, डसॉल्ट। जो राफेल है वो डसॉल्ट एविएशन, कौन सा, डसॉल्ट एविएशन बना था। लड़ाकू विमान, राफेल क्या है, लड़ाकू विमान है। राफेल कहाँ का है, फ्रांस का, राफेल फ्रांस का। हाँ इंडिया में है ना राफेल, राफेल कहाँ का है, फ्रांस का। डसॉल्ट एविएशन कौन सा, फ्रांस कौन सा, डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन। अब बताइए S-400 किसका है, रूस का। S-400 रूस का, किसका है, रूस का है ना, गौरव से पढ़ाते हैं। S-400 रूस का, क्या एयर डिफेंस सिस्टम, क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। पूछेगा S-400 क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ का है, रूस का, कहाँ का है, रूस का। पूछेगा S-400 क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ का है, रूस का। चलिए पिनाका क्या है, पिनाका भारत का, किसका, भारत का। रॉकेट है, क्या है, रॉकेट यानी रॉकेट लॉन्चर है ना, मल्टी रॉकेट है, क्या है, मल्टी रॉकेट सिस्टम है। पिनाका क्या है, भारत का, किसका, भारत का। यानी पहला स्वदेशी निर्मित, पहला जो स्वदेशी निर्मित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, पिनाका, कौन सा है, पिनाका कहाँ का है, भारत का। अच्छा आईएनएस कलवरी कौन सा, आईएनएस कलवरी ये भी भारत का है, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी। आईएनएस वेला पूछेगा फ्रांस का, कहाँ का, फ्रांस का, वो भी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। आइए आईएनएस कलवरी पूछे कहाँ का, भारत का, कौन सी क्लास की, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है ना। कौन कौन है बोलिए, करंज, वेला, बागीर और बाक्सिर है ना। हाँ कलवरी, खंडी, करण, वेला और बाक्सिर है, 5 गो है ना स्कॉर्पियन क्लास में। चलिए अच्छा अपाचे, अपाचे क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर। पूछेगा अपाचे क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहाँ का, अमेरिका, कहाँ का, अमेरिका। पूछेगा अपाचे क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहाँ का, अमेरिका, कहाँ का, अमेरिका का, कहाँ का, अमेरिका का। अच्छा कितना टाइम देखिए, और 1-2 मिनट पढ़ ले। सुनिए अभी यूएनओ का हेड कौन है बोलिए तो, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। पूछेगा यूएनओ का हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा एंटोनियो गुटेरेस कहाँ का है, पुर्तगाल, कहाँ का, पुर्तगाल। अच्छा आप बताइएगा यूएनओ का उप सचिव कौन है, यूएनओ का उप सचिव अमीना जे मोहम्मद, अमीना जे मोहम्मद। पूछेगा यूएनओ का उप महासचिव कौन है, अमीना जे मोहम्मद। यूएनओ का महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, कहाँ का है, पुर्तगाल का, कहाँ का, पुर्तगाल। पूछेगा यूएनओ का उप महासचिव कौन, अमीना जे मोहम्मद, अमीना जे मोहम्मद, कहाँ का है, नाइजीरिया, कहाँ का, नाइजीरिया, जहाँ की वो WTO की थी, नाइजीरिया कौन, ओंकाजाइवेला वहीं का है। चलिए अच्छा बताइएगा, सुनिए बताइएगा, सुनिए यूएनओ के 77वें या 78वें सत्र संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष कौन है, सुनिए। हाँ सभा कुरेशी, हंगरी का, हाँ 77वें पूछेगा, सभा कुरेशी, 77वें सभा कुरेशी कहाँ का, हंगरी का। सुनिए हाँ 77वें, सुनिए यूएनओ का 77वें सत्र का पूछेगा, सभा कुरेशी कौन सा है, सभा कुरेशी। यूएनओ का 77वें क्रम का पूछेगा, सभा कुरेशी कहाँ का, हंगरी का। 78वें पूछेगा, डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस। 78वें क्रम का कौन है, डेनिस फ्रांसिस, 78वें क्रम का डेनिस फ्रांसिस कहाँ का, ट्रिनिडाड और टोबैको, ट्रिनिडाड और टोबैको। पूछेगा यूएनओ के 78वें सत्र का मुख्य अभी कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस। ट्रिनिडाड और टोबैको, ट्रिनिडाड और टोबैको, ट्रिनिडाड और टोबैको देश का। चलिए अब बताइएगा IBRD, IBRD नहीं विश्व बैंक, कौन सा, विश्व बैंक नहीं। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, कौन है, अजय बंगा, भारतीय मूल का है ना, भारतीय अमेरिकी है ना। अच्छा पूछेगा 14वें
14वें अध्यक्ष किसका? विश्व बैंक का, यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना, यानी विश्व बैंक, इसका कौन? अजय बंगा, कहाँ का है? भारत का है। चलिए अच्छा, नेम नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन कौन है? इल्हाम अली, कौन है? इल्हाम अली, नाम का कौन? इल्हाम अली, कौन है? इल्हाम अली। अच्छा, आप बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। पूछेगा IMF का भी अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, कहाँ का? बुल्गारिया, कहाँ का? बुल्गारिया। पूछेगा IMF का हेड कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, कहाँ का है? बुल्गारिया, कहाँ का है? बुल्गारिया का। चलिए WTO कौन है? नागोजी इवेला, या पूछेगा WTO की पहली महिला बनने वाली, अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन है? नागोजी इवेला, कहाँ का? नाइजीरिया, कहाँ का? नाइजीरिया। अच्छा, अंगटाट का कौन है? रेबेका ग्रीन्सपेन, कौन है? रेबेका ग्रीन्सपेन, अंगटाट का कौन है? रेबेका ग्रीन्सपेन। अच्छा, यूनेस्को कौन? आंद्रे अजेलो। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का, हाँ, यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। पूछेगा यूनेस्को का हेड कौन? आंद्रे अजेलो, कहाँ का है? फ्रांस का। अब आइए FAO, कौन सा? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इटली, रोम में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? इसका मुख्यालय इटली, रोम में। इसका कौन है? क्यू डेंग्यू, कौन है? क्यू डेंग्यू, चाइना का क्यू डेंग्यू। आप बताइए ILO, कौन सा? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका कौन है? गिलबर्ट हैंगबो, कहाँ का? टोगो का, कहाँ का? टोगो का। अगला ये यूनिसेफ, कौन सा? यूनिसेफ का कौन है? कैथरीन रसेल, कौन है? कैथरीन रसेल, कहाँ का? अमेरिका का। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका। चलिए आप बताइए WHO, कौन सा? WHO मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसका हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम। पूछेगा WHO कौन है? टेड्रोस अधानोम। आप बताइएगा जो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन है? अचीम स्टेनर। पूछेगा UNDP का हेड कौन है? अचीम स्टेनर। UNDP का हेड अचीम स्टेनर। UNDP का हेड अचीम स्टेनर। UNDP का हेड कौन है? अचीम स्टेनर। चलिए, है ना। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ? बोले तो काठमांडू, नेपाल। कहाँ पे स्थापना कब? 1985 में, पता ना। चलिए अच्छा, इसका जो हेड है इसाला रुवन वीराकुन, कहाँ का? श्रीलंका का। पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, है ना। इसका अध्यक्ष कौन है? इसाला रुवन वीराकुन, कहाँ का है? श्रीलंका, कहाँ का? श्रीलंका का, कहाँ का? श्रीलंका का। इसी के साथ दोस्तों, साथियों, हम लोग का जो ये GD यानी ग्रुप डिस्कशन यही समाप्त होता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या? SPD जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स था, उसमें हम लोग क्या पढ़े? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संस्थाओं का प्रमुख कौन है, उसको पढ़े, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे GD में बने रहिए। डेली आप लोग 7 बजे, 7 से 9, 2 घंटे का होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो करंट अफेयर्स होता है उसको कवर करते हैं ना। तो चलिए, हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। अपना स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए अगर आपको हेल्प मिलता है या आपका कोई डाउट क्लियर होता है ना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए ऑपरेटर साहब सब बंद कीजिए। चल राजा सोच रहा है, राजा 5 राजा 5 पढ़ाई में